नमस्कार नीलेश जी। नमस्कार सर। दोस्तों, आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आपकी बात डॉक्टर विकास शर्मा के साथ में हमारे साथ हिंदुस्तान के हृदय कहे जाने वाले मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से जाने माने पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट और भी कई विद्याओं में महारथी और एक सबसे बड़ी बात, एक बहुत अच्छे इंसान, सबकी मदद करने वाले नीलेश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है नीलेश जी हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो शुरुआत करते हैं आपसे ही कि नीलेश जी कौन है। थोड़ा सा नीलेश जी के बारे में बताइए, जिससे लोग बाग जान पाए कि नीलेश जी कौन है, आपका बचपन, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन। सर, अगर वैसे देखा जाए तो मतलब मेरा जो बर्थ प्लेस है वो अहमदाबाद है, गुजरात है। जी। और मेरा जो मतलब फादर साइड से नेटिव प्लेस है वो है राजस्थान। राजस्थान में प्रतापगढ़ है कहाँ? सर। प्रतापगढ़ है सर, अजमेर जयपुर के बीच में, चोमू रोड पे। ओके। ओके। वो नेटिव प्लेस रहा है सर, लेकिन मेरे फादर बैंक में थे, सीनियर मैनेजर, और उनकी पहली पोस्टिंग भोपाल में हुई थी। तो फिर हम मतलब मैं बर्थ के बाद सीधे हम लोग भोपाल ही आ गए थे। तो सारी जी। एजुकेशन, सारा मतलब सब कुछ यही हुआ है भोपाल में ही। पढ़ाई, बिजनेस जो भी था वो सब यही रहा है सर। जी। बाय प्रोफेशन मैंने करीब सर 18 साल कॉरपोरेट सेक्टर में जॉब किया है। और एजुकेशन में मैं सीए इंटर हूँ सर, एमबीए फाइनेंस से, मेरा एमबीए इंश्योरेंस है। ये मेरी बैकग्राउंड है सर। और ज्योतिष जगत में पिछले करीब करीब 28 साल से मैं कार्य कर रहा हूँ सर। गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत मैंने ये विद्या हासिल की थी। और आप सभी लोगों की ब्लेसिंग से धीरे धीरे एक नाम बना रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ मदद करने की। तो ब्लड वाइज तो मैं गुजराती छू। सर, हाफ 50% गुजराती, 50% राजस्थानी। मेरे फादर ओके। राजस्थान से थे, मदर जो है वो गुजरात की थी। ओ गुजराती। बहुत अच्छी बात है। अभी आपने एक बात की, गुरु शिष्य परंपरा। तो क्या जी। आपने किसी को गुरु धारण किया हुआ है? नहीं सर, मैंने जब एस्ट्रोलॉजी सीखी थी तो उज्जैन में एक पाठक जी थे, उनके जी। यहाँ मैं जाके सीखता था। एक्चुअली उस जमाने में मोबाइल और ये सब था नहीं। ये ठीक है। अकॉर्डिंग से 95 के आसपास की बात है सर। जी। तो मोबाइल्स होते नहीं थे, और मैं उस समय मेरा जॉब चल रहा था सर टाटा इन्फोटेक में। तो ठीक है। सैटरडे संडे ऑफ होता था, फ्राइडे नाइट में ट्रेन से जाता था उज्जैन। सैटरडे संडे गुरुजी के रहता था, संडे लेट नाइट निकलता था, मंडे आके ऑफिस ज्वाइन करता था। तो इस टाइप से मैंने ये एस्ट्रोलॉजी उनके माध्यम से सीखी है सर। और ये जर्नी कितने लंबे टाइम चली, मतलब आना सर जाना? ये करीब मैंने 1.5 साल किया है सर। और रेगुलर हर फ्राइडे जाते थे और मंडे को आते थे? हाँ सर, रेगुलर हर फ्राइडे जाता था, सैटरडे संडे उनके यही रहता था। उनसे ही सीखता था, वही भोजन वोजन कराते थे, और फिर संडे नाइट में निकल के मंडे आके ऑफिस ज्वाइन करता था। भोपाल से उज्जैन? भोपाल से उज्जैन से लगभग 200 किलोमीटर के अराउंड पड़ता है। ट्रेन में बहुत। 4.5 5 घंटे लगते थे सर। कॉर्पोरेट सेक्टर में किस फील्ड में थे आप? सर मैं बेसिकली मैंने स्टार्टिंग किया था सर टाटा इन्फोटेक एज ए फाइनेंस ऑफिसर। उसके बाद फिर मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था सर, हेल्थ इंश्योरेंस में मैंने काम किया, स्टार हेल्थ एंड ऑल कंपनीज के साथ। उसके बाद आईसीआईसीआई एचडीएफसी में था। पहले 10 साल मैंने सेल्स में था सर, मैं इंश्योरेंस में। उसके बाद फिर मैं एज ए ट्रेनर उन कंपनियों में काम करा मैंने। तो इंश्योरेंस तो मतलब एक ऐसा सेक्टर है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये वो सेक्टर है जो सपने बेचना, जो सपने बेचते हैं हम लोग, है ना? हाँ सर, मतलब हम लोगों से 5 5 10 10 लाख के चेक लाते थे और बिना कुछ दिए उनको। हाँ, वही उनको, मतलब उनकी एक अश्योरिटी देते थे आप उनको, कि एक आश्वासन देते थे कि कल को कुछ हो गया तो आप सेफ हो। हाँ सर। सर ये भी था, उस जमाने में एक्चुअली क्या था सर, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक ही माना जाता था। जी जी एक्चुअली जी। 99 के बाद से म्यूचुअल फंड और इन चीजों का चलन बढ़ा है। उसके जी। पहले ये माना जाता था कि अगर बच्चों के भविष्य के लिए पैसे को इन्वेस्ट करना है तो भी इंश्योरेंस ही एकमात्र साधन था सर। अब जी लोगों जी में जी। अवेयरनेस आ रही है। अब लोग प्रोटेक्शन प्लस इन्वेस्टमेंट में दोनों को अलग अलग मानते हैं। ओके। तो आपने जो एमबीए इंश्योरेंस में किया, उसका कोई स्पेसिफिक रीजन? क्योंकि बहुत कम लोगों से सुनने में मिलता है कि
एमबीए इन इंश्योरेंस। फाइनेंस में करते हैं लोग, आगे एचआर में करते हैं, मार्केटिंग में मैक्सिमम करते हैं, पर इंश्योरेंस का एक बहुत कम सुनने में आता है। सर मैंने इनिशियली एमबीए फाइनेंस में किया था, फिर जब मैं इंश्योरेंस सेक्टर में था तो मुझे लगता था कि जिस सेक्टर में हो उसकी मुझे पूरा डेप्थ आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि उस सेक्टर के सारी चीजें, और उस सेक्टर की एक डिग्री होनी चाहिए। तो देन फिर मैंने उसको अलग से एमबीए इंश्योरेंस किया अलग से। नीलेश जी, एक चीज मुझे बताइए कि डिग्री ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा इंपॉर्टेंट सर प्रैक्टिकल नॉलेज तो ऑलवेज इम्पोर्टेंट है, बट कई बार ऐसा मुकाम आता है जब डिग्री भी जरूरत पड़ती है सर। है जी? क्योंकि मैंने काफी ऐसे अपने फील्ड में अपने अनुभव से लोगों को देखा कि जो बच्चे सपोज 10th पास 12th पास हैं, वो कहीं बेटर डिग्री वालों से ज्यादा अर्न कर रहे हैं। हाँ सर, उनकी होता है सर। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो इतनी सॉलिड है कि वो मतलब हर किसी को कुछ भी बेच देते हैं और वो लाखों में अर्न करते हैं। बिल्कुल सर, होता है सर, संभव है सर। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन लर्निंग उनकी स्किल्स के कारण, उनके भाग्य के कारण, उनके डेस्टिनी के कारण वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है। दूसरी बात कि उस टाइम का इंश्योरेंस, जब आपने आपका पहला जॉब कब लगा था, कुछ आइडिया है आपको? सर पहला जॉब मैंने किया था 93 में स्टार्ट किया था, टाटा इंफोटेक में एज ए फाइनेंस ऑफिसर। 93 का मार्केट और आज 2026 में हम जब बात कर रहे हैं, 33 जी ईयर्स के बाद, उसमें क्या फर्क देखते हैं? सर, बहुत ट्रिमेंडस चेंजेस है सर। एक तो सर उसमें देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये हुआ कि टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा की फैक्टर हो गई है। उस जमाने में जब हमने शेयर मार्केट चालू किया भी था, तो हम जस्ट लाइक वो रिंग में ट्रेडिंग टाइप करते थे सर। मतलब फिजिकली डिलीवरी होती थी, उसमें सिग्नेचर मिसमैच, ट्रांसफर के लिए भेजो, 6 6 महीने लगते थे। सेबी का उतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं था। सेटलमेंट्स में बहुत टाइम लगता था, एक एक महीने के सेटलमेंट्स होते थे। मतलब बहुत सारे चैलेंजेस थे सर। तो पब्लिक, जो रिटेल पब्लिक है, वो मुश्किल से टोटल पॉपुलेशन का 1.5% भी नहीं थी उस समय। ओके। धीरे धीरे सर पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। आज की डेट में विद इन ए सेकेंड्स सॉफ्टवेयर के कारण हजारों लाखों ट्रेड हो जाते हैं सर। और हम्म। सारी ट्रांसपेरेंसी है, कौन सा हम्म। ट्रेड आपने कब, कितने बज के कितने मिनट कितने सेकंड पे किया, वो सारी चीजें हम देख सकते हैं। सेटलमेंट 2 दिन का हो गया है, आज कुछ बेचो 2 दिन बाद आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी ये सारी चीजें नहीं है, डीमेट कंपलसरी हो गया ऑनलाइन में। तो विदाउट डीमेट आप कुछ भी नहीं खरीद सकते, बेच सकते। तो काफी टेक्नोलॉजी के कारण ये सेक्टर जो है, लोगों का धीरे धीरे भरोसा भी बढ़ रहा है। और आज की डेट में सर रिटेल पेनिटेशन जो है वो करीब 7 से 8% है इस सेक्टर में। नीलेश जी, जब काफी लोगों से बातचीत होती है जो मोर देन 50 प्लस के हैं, है ना, या फिफ्टी जी फाइव प्लस के हैं, जी तो कई लोगों को मैं देखता हूँ तो उन लोगों के लिए, बेचारों के लिए, वो अपने इस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट को बड़ा अपने लिए घातक मानते हैं कि सर आजकल के नए बच्चे आ गए, टेक्नोलॉजी वाले आ गए, हमें तो लैपटॉप चलाना भी नहीं आता, कंप्यूटर भी नहीं आता, या बड़ा। तो वो अपने आप को, जिन्होंने बहुत लेबोरियस मेहनत की थी, मतलब एक एक दिन बाइक में 100 100 किलोमीटर जा रहे हैं बेचारे, अपना कर रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आज जी उन लोगों के लिए बहुत दिक्कत आती है कि सर नए बच्चों ने आके पूरा कब्जा कर लिया, हमें तो वो सब आता ही नहीं है सब जो, या हमें आज बच्चों पर डिपेंड होना पड़ता है। सर, देखिए जैसे सिनारियो चेंज हुआ, उस जमाने में सर हार्ड वर्क था, आज की डेट में स्मार्ट वर्क है। और रही बात सर टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की, तो सारी कंपनियों ने अपने मोबाइल ऐप बना लिए सर। अगर हम किसी के साथ भी, मतलब अपने घर के किसी छोटे बच्चे को भी अपने साथ बिठा ले, तो वो 1 घंटे में हमको ट्रेन कर देगा। मतलब 15 साल के आपके घर का आपका पोता बच्चा कुछ भी हो सर, वो आपको मतलब 1 घंटे के अंदर पूरा ऐप चला के बता देगा कैसे देखना है, क्या यूज करना है, कैसे करना है। और फिर सर बाकी जो कंपनियां हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, वो भी चूंकि वो पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड काम कर रहे हैं, तो वो भी पूरी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। एक चीज बताइए कि एक 50 साल का व्यक्ति और एक 15 साल का व्यक्ति, या 15 साल का युवा, या 20 साल का युवा आज के टाइम का, जी उस 50 साल का हार्डवर्क बहुत ज्यादा उसने जिंदगी के एक्सपीरियंस दिए, आज के 20 साल के युवा को देखते हैं कि बिल्कुल स्मार्ट वर्क के चक्कर में पूरा लेजी हो चुका है, वो एनर्जी लेवल ही नहीं बचा उसके अंदर। जी क्या लगता है आपको?
सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है सर, जो अनुभव है, जो मेहनत है, वो तो करने पे या वक्त के साथ ही आती है सर। मतलब हम आज कितना भी 20 साल का बंदा कितना ही स्मार्ट हो जाए, पर उसका जो एक्सपीरियंस है वो तभी आएगा जब वो अगले 30 साल मेहनत करेगा। सही बात मतलब है। एक्सपीरियंस तो सर टाइम के साथ ही आएगा। हम कितने स्मार्टली काम कर ले, लेकिन जो एक पब्लिक डीलिंग है, जो हम जब अलग अलग लोगों से मिलते हैं तो उनका अनुभव जो है वो इतनी आसानी से पूरा मेहनत ही करना पड़ता आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। है। एक सेकंड सर। जी। जी। पहले के जमाने मतलब आपके जमाने के क्लाइंट और आज के क्लाइंट में कुछ फर्क देखते हैं आप? हाँ सर, पहले के जमाने में इंफॉर्मेशन जो मिलती थी वो उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ मिलती थी, अ, या फिर कंपनी के थ्रू मिलती थी, या एजेंट के थ्रू मिलती थी। आज की डेट में सर जो इंश्योरेंस लेता है वो बंदा ज्यादा ज्ञानी होता है, उसको सारी चीजें पता है ड्यू टू ऑनलाइन। हम्म। उसको ये भी पता है कि क्या कंपेयर करना है, किस कंपनी का मेरे लिए बेटर है। वो अपनी रिक्वायरमेंट डालता है, और आजकल तो एआई पे आप डाल दो कि भाई मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अगले 20 साल में, तो वो आपको प्लान सजेस्ट करके बता देगा कि भाई ये प्लान बेस्ट है जिससे आप 1 करोड़ रुपए कमा लोगे। तो चीजें बदली है सर, चैलेंजिंग भी हुआ है, लेकिन टेक्नोलॉजी लेते हैं जब हम, तो हमारे लिए सर वर्किंग इजी हो जाती है। हम्म। अच्छा, पहले के जमाने में जैसे हम बात करते हैं तो कुछ एक लिमिटेड ब्रांड्स हुआ करते थे। चाहे जी वो हम घर के सामान की बात करें, डालडा, ठीक है, या कुछ भी आप बात करें, है ना। पहले एलआईसी का मतलब एलआईसी हुआ करती थी सिंपल भाषा में, ठीक है। आज की जी तारीख में एलआईसी में सैकड़ों कंपनियां आ गई हैं, ठीक है। पहले जी जो चार आपकी मेन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, आपका न्यू इंडिया इंश्योरेंस, यूनाइटेड, और ये जो हुआ करती थी, है ना। जी तो आज की तारीख में जिस तरह से इतनी सारी कंपनीज की बाढ़ आ गई, स्पेशली इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहा हूँ, है जी ना। आपको लगता नहीं कि पहले के टाइम में सेल करना ज्यादा इजी था क्योंकि लिमिटेड प्रोडक्ट थे और कहीं ना कहीं उन्हीं में सेट होना था? आज इतने सारे ऑप्शंस हैं कि व्यक्ति जी खुद कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं, कहाँ नहीं जाऊं। जी क्या ये कंफ्यूजन सही है मतलब, या पहले का टाइम सही था? क्या लगता है आपको? सर देखिए, जब तक एलआईसी ने अपने आप ही मतलब एकमात्र काम किया है, मतलब ये मान के चलिए 1950 से लेके अगर हम बात करें तो 1995 तक एलआईसी जो थी वो मेन एकमात्र इंश्योरेंस थी, यानी इंश्योरेंस का मतलब ही एलआईसी होता था, एलआईसी होता था। है ना सर। उस समय उन्होंने जो भी पॉलिसी बेची, एक्चुअली सर उस समय देखिए, एक तो पॉपुलेशन भी कम थी, लोगों में अवेयरनेस भी कम थी सर, और जी। अर्निंग कैपेसिटी भी कम थी सर। उस समय के बड़े प्रीमियम नहीं बिकते थे, केवल छोटे छोटे प्रीमियम की पॉलिसी होती थी, साल भर के 1,000 2,000 रुपए में वो बीमे बिकते थे सर। तो वक्त के साथ साथ सर पॉपुलेशन भी बढ़ी, लोगों की अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ी, और कंपनियां भी इसलिए बढ़ी क्योंकि वो पूरा ग्लोबलाइजेशन जब सिस्टम हुआ सर, तो हमको हमारे लिए हमको भी अपने दरवाजे ओपन करने पड़े सारी कंट्रीज के लिए कि वो आके हमारे यहाँ काम कर सकते हैं, और हम भी ओपन हुए कि हम दूसरी जगह अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। तो चीजें बदली है सर, बहुत सारी है, और लोगों में आज की डेट में अवेयरनेस बढ़ी है सर आफ्टर कोविड। मतलब मैं एक छोटा सा चेंज बोलता हूँ सर, हेल्थ इंश्योरेंस जब मैंने ज्वाइन किया था नियर अबाउट ये 97 98 की बात है सर, लोगों को बड़ा समझाना पड़ता था। वो उनका पहला क्वेश्चन होता था कि भाई इसमें हमको रिटर्न तो कुछ नहीं मिलेगा, है ना, हम्म। हम अगर बीमार हो गए तो मिलेगा, अदरवाइज हमको हमारा इन्वेस्टमेंट बेकार हो जाएगा। तो उनको बड़ा समझाना पड़ता था कि भाई ये एक प्रोटेक्शन है आपके लिए, अगर आप हॉस्पिटलाइज आते हैं तो आपका एक जो भारी भरकम बिल है उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बट जी। आफ्टर कोविड सर लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, लोग खुद ले रहे हैं सर, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में प्रायोरिटी हो गया है सर। क्योंकि जिस मस्ट हो गया। जिस आदमी ने सर अ, एक हफ्ते हॉस्पिटल में रह के 3 4 लाख रुपए का पेमेंट किया है, उसको समझ में आती है कि भाई 20,000 रुपए का साल का प्रीमियम बहुत अच्छा है, क्योंकि हम अगले 20 साल भी देंगे तो हम 4 लाख रुपए ही दे रहे हैं, वो 4 लाख सही। एक हफ्ते में चले जाते हैं। सही तो बात सर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस बढ़ी है, फिर सोशल मीडिया, फिर मार्केटिंग, इन सबको देखते हुए सर लोगों के अंदर इंश्योरेंस है। और सबसे बड़ी बात सर, आज भी हम देखें तो हमारे पास टोटल पॉपुलेशन का लगभग सर 35 36% ही कवरेज है।
आज तो भी 65% मार्केट ऐसा है जिनके पास इंश्योरेंस नहीं है सर। और ये मार्केट रूरल रूरल है या अर्बन है? सर ये मिक्स है, ज्यादातर रूरल ही है, बट अर्बन में भी बहुत सारा है सर। अर्बन में भी है इसमें। जी सर। ठीक है। एक सीए इंटर्न करे हुए पर्सन, एक एमबीए करे हुए पर्सन, एक इंश्योरेंस और कॉर्पोरेट सेक्टर के पर्सन, और फिर एक ज्योतिष की लाइन, ये तो बिल्कुल ही अलग लाइन एकदम। तो ये परिवर्तन कहाँ से और कैसे हुआ? सर देखिए, मेरे फैमिली में कोई ज्योतिष बैकग्राउंड नहीं है, मेरे फादर तो इनफैक्ट मानते भी नहीं थे। अच्छा। मुझे याद नहीं कि उन्होंने कभी कुंडली भी दिखाई हो अपनी। तो ये सर एक्चुअली क्या था, धीरे धीरे पता नहीं, या तो मेरी कुंडली में अष्टम में गुरु चंद्र का योग है तो उसने मुझे इस लाइन में लेकर आया, है ना। तो मुझे कुछ ऐसी इच्छा होती थी जानने की कि भाई ये जो है साइंस, ये वाकई साइंस है सर, या लोग इसको केवल ऐसे ही मैनिपुलेट करते हैं। उस इंटरेस्ट से सर मैं इस फील्ड में आया। मुझे धीरे धीरे लेकिन लगने लगा कि ये बहुत सटीक है, बस इसको जानकार अच्छा होना चाहिए। तो इसके माध्यम से हम आने वाली परेशानियों को भी देख सकते हैं, लोगों को गाइड भी कर सकते हैं, और एक तरह से सर समाज सेवा कर सकते हैं अगर हमने किसी को बता दिया कि भाई आपके साथ ये चीज हो सकती है। तो हम सर इसके अंदर भगवान नहीं है, हम उस चीजों को रोक नहीं सकते। बट जैसे सर एक एग्जांपल होता है कि बारिश हो रही है और अगर हमारे पास छाता है तो हम बच जाएंगे भीगने से, बारिश नहीं रोक पाएंगे। वैसे ही सर अगर एक अच्छा ज्योतिष किसी को पहले से आगाह कर दे कि ये चीजें हो सकती है, तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो हम उसके लिए छाते का काम कर सकते हैं सर। तो आप तो छाता बनने की दिशा में किस ईयर में आपने एंट्री मारी कि मैं ये छाता बनना तो चाहिए? मेरा इंटरेस्ट जगा था सर 94 95 में, और इत्तेफाक से उस समय की डेस्टिनी चाहती थी। तो मेरी एक फ्रेंड थी सर, उनके फादर ही थे ये मेरे गुरुजी। तो वो बोले कि मैं देखता हूँ बताता हूँ। मैंने अपनी कुंडली भी उनको भेजी, दिखाया। तो उन्होंने कुछ चीजें बोली कि तुम्हारी लाइन बदलेगी, ये होगा वो होगा, मतलब काफी सारी चीजें बताई। हम्म। तो मुझे लगा कि ठीक है। फिर मैंने जब उनसे बोला तो बोले आना पड़ेगा, सीखना है हम्म। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी मैं आऊंगा। फिर मैंने 1.5 साल अपनी यात्रा करी ऐसे। हालांकि घर तो वाले आप मेरे कभी खुश नहीं थे, काफी डांट पड़ती थी मुझे। कारण? ये कि ये तुम क्या सीख रहे हो, तुम्हारी अपने अच्छी खासी फाइनेंस का काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, इतना थक रहे हो, रोज हर फ्राइडे जाते हो, फिर संडे आते हो, फिर मंडे ऑफिस से। बट पता नहीं सर, ईश्वर को शायद इस लाइन में लाना होगा तो उन्होंने एक रास्ता बताया, नहीं और नहीं, धीरे एक धीरे। एक जुनून और समर्पण भी होता है ये लाइन में आने के लिए, कि आप भोपाल से उज्जैन जाना और हर वीक जाना इतना आसान नहीं होता, है ना? तो वो जी जुनून। सर। तो उनसे आपने क्या सीखा बेसिकली? सर मैंने उनसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी। जी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कितने प्रकार हैं अगर आज की तारीख में बात करें तो? जैसे केपी, पराशर, नाड़ी, इस तरह से जो हम बात करते हैं, इसमें सबसे ज्यादा प्रचलित कौन सी है? इनमें क्या भेद है? सर देखिए, बेसिक जो है आधार तो वैदिक ही है सारा, ठीक है। उसी की ब्रांचेस है सर, उसी के पार्ट में। हम साउथ ठीक है। साइड चले गए थोड़ा सा तो केपी ज्यादा प्रचलित हो गई, है ना सर। हम थोड़ा सा अम, हरियाणा और इस तरफ चले गए तो बीएनएन, भृगु नंदी नाड़ी का ज्यादा हो गया सर। हम्म। पर्टिकुलर हम पंजाब और इस तरफ चले गए तो लाल किताब और ये ज्यादा बेस्ड हो गई। तो सर जगह के हिसाब से अलग अलग हो गई, लेकिन अगर सारा हम देखें तो बेसिक जो हमने सीखा कि भाई ग्रह, नक्षत्र, प्लैनेट्स और मतलब भाव, ये सारा जो बेस है सर वो वैदिक ही है सर। और अभी तो मतलब बहुत नई नई चीजें भी आ गई सर। तो मूल जो है वो वैदिक है, बाकी ये सारी ब्रांचेज है। जी सर। अच्छा, ये जो अभी आपने एक चीज बोली, बहुत अलग चीज बोली, कि साउथ में जाएं तो केपी, हरियाणा पंजाब में जाएं तो लाल किताब, या वहाँ पे पीएनएन, ये कैटेगराइजेशन क्यों है स्टेट वाइज? सर जैसे जैसे जहाँ डेवलप हुई, जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति केपी जो थी वो साउथ में थे कृष्णमूर्ति जी। तो उन्होंने वैदिक को बेस लेके अपने तरफ से कुछ एडिशन किया, कुछ सुधार किया सर, कुछ चेंजेस किया। अब चूंकि सर उस समय अगर हम पुराने जमाने में बात करें तो नॉर्थ टू साउथ या इतना आना जाना इतना आसान नहीं था सर। तो उन्होंने उस एरिया में तो वो बहुत विद्या प्रचलित हुई सर, लेकिन बाकी जगह उतनी नहीं जा पाई सर। हम्म। लेकिन इसमें सबसे सटीक कौन सी, अगर हम सटीक की बात करें तो? सर एक्चुअली सब नदियां है सर, सबका समुद्र
एक ही है सर, वैदिक ही है, ऐसे तो सबका समुद्र है, लेकिन सटीक वही है सर जिसमें अपनी खुद की परफेक्शन हो सर। क्योंकि जिसमें आपकी परफेक्शन हो वही सटीक है। क्योंकि देखिए सर, आप कॉन्फिडेंट तभी हो गए, आज मैं 10 चीजों पे काम करूं और 10 पे मैं थोड़ा थोड़ा करूं और एक पे मेरा बिल्कुल कमांड हो, तो वो ज्यादा मेरे लिए फ्रूटफुल होगा सर। ज्योतिष का मतलब एक आम आदमी जो समझता है कि एक पंडित के पास जाना है, कुंडली दिखानी है, ये एक आम आदमी की परिभाषा है। जी ठीक है। आज ज्योतिष को अगर देखें तो इस मॉडर्न युग में 2026 में इसके नाम बहुत सारे चेंज हो गए। ज्योतिष का नाम ऑकल्ट साइंस हो गया, एक सब्जेक्ट आ गया ऑकल्ट साइंस। और जी ऑकल्ट साइंस के बैनर के अंडर में फिर ज्योतिष या न्यूमरोलॉजी या डाउजिंग या रिस्ट वॉच, दुनिया भर की चीजें जी आ गई हैं। ठीक है जी। जी जी अब मेरा क्वेश्चन इसमें ये है कि वही अगेन जो आपके पुराना मेरा क्वेश्चन था आपसे एलआईसी वाले पार्ट पे, कि पहले तो था कि भाई कुंडली दिखानी है और कुंडली दिखा के आना है और गद्दी के नीचे 100 रुपए 200 रुपए 500 रुपए रख के आ जाना। ठीक जी है, यही होता था, है ना। पहले के जमाने में, आज भी गांव में आज भी यही प्रचलित है कि ये पंडित जी के यही पास, होता है। मंदिर वाले पंडित जी के पास जाना है और कुंडली दिखानी। अब आज जी जो इतनी सारी मल्टीपल मॉडलिटीज आ गई, जिसको हम बोलते हैं मोर देन 2000 से ज्यादा मॉडलिटीज हैं वर्ल्ड जी वाइड। जी तो आपको नहीं लगता कि आदमी खुद कंफ्यूज है, यार मैं किसके पास जाऊं, क्या करूं, न्यूमरोलॉजी अच्छा सही है कि एस्ट्रोलॉजी सही है कि ये सही है कि वो सही है? सर देखिए, विद्या तो मतलब मैं जैसे मैं 3 क्षेत्रों पे काम कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी, palmistry और न्यूमरोलॉजी, तीनों ही क्षेत्रों में मैंने देखा है सर, रिजल्ट जो होते हैं वो तीनों क्षेत्रों से ही आते हैं सर, है ना। अब इसमें सर सबके साथ थोड़ी सी लिमिटेशन है, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ सर। वैदिक कुंडली के लिए हमको 3 चीजों की जरूरत है सर, हमारा डेट ऑफ बर्थ चाहिए, हमको टाइम चाहिए और प्लेस चाहिए। अब जी। इसमें सर लिमिटेशंस ऐसी आती है कि बहुत सारी जगह एक्यूरेट टाइम नहीं मिलता सर। नहीं मिलता। आदमी ये बोलते हैं कि भाई मॉर्निंग में बर्थ हुआ है, लेकिन वो 5 बजे हुआ है कि 7 बजे हुआ है कि 6 बजे हुआ है, उसमें कंफ्यूजन है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी का थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। गांव में सर घरों में जन्म होता है, लेकिन हम जब सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो बहुत छोटी छोटी जगह उस सॉफ्टवेयर में नहीं है सर, तो हमको नियर बाय लेना पड़ता है। तो लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड से वहां भी थोड़ा सा डिफरेंस आता है सर। तो यहाँ पे अगर एक्यूरेट है हमारे पास सारी चीजें, तो हमारे लिए वैदिक बिल्कुल सटीक है सर। केमिस्ट्री में ये होता है कि सर जो बंदा है वो हमारे सामने है, हाथ लेकर आया है, हमको इसका कुछ भी नहीं चाहिए, जो हाथ की लाइनें बोल रही है हम उसके हिसाब से उसका प्रिडिक्शन कर सकते हैं सर। यूजुअली क्या होता है सर, हाथ के प्रिडिक्शन में एक तो बहुत कम लोग इस विधा में है, क्योंकि ये सर बहुत टफ है, इसमें बहुत मेहनत होती है। दूसरा क्या होता है सर कि लाइनें बहुत बारीक बारीक होती है, मतलब हर चीज को, हर एक छोटे सी छोटी चीज के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन सर हाथ जो है वो हमारा पूरा इंडिकेशन देता है, आने वाली हम्म। बीमारी को बता देता है, पहले से ही दिखने लगता है। और हाथ सामने है सर, हम पूरा व्यक्ति को यहाँ पे देख सकते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि वो अपना हाथ खुद लेकर आया है। न्यूमरोलॉजी के साथ सर ये है कि अगर डेट ऑफ बर्थ है तो उसके बेस पे हम काफी चीजें बता सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वो कुंडली की तरह ही काम करता है, जिससे हम उसका उसका हेल्थ, उसका फाइनेंस, उसके करेक्टरिस्टिक्स, उसका फैमिली, उसका रिलेशनशिप, मतलब ऑलमोस्ट हम सारी चीजें न्यूमरोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं सर। बट बशर्ते वही आता है कि सर हमारा किसमें कितना ज्ञान है और किसमें कितना रुझान है, सब उस पर डिपेंड करता है सर। अक्सर देखा गया कि न्यूमरोलॉजी की प्रिडिक्शन जो लोशो ग्रिड से की जाती है या नॉर्मल में जब आप करते हो एज पर डीओबी, है ना, डीओबी के अकॉर्डिंग, जी उसमें डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग या उसमें, और जब आप वैदिक कुंडली की बात करते हो कि जो 12 ग्रह के हिसाब से जो कुंडली बनाते हो आप, उसमें जी बहुत ज्यादा फर्क आता है, ऐसा क्यों? सर, जो हम अगर देखिए लोसो ग्रेड भी क्या है सर, थोड़ा सा मतलब इसमें भी जैसे लिमिटेशंस आ जाती है सर। अगर हमको कोई इवेंट्स को देखना है, कोई टाइम्स के हिसाब से उसको प्रिडिक्ट करना है, तो हमको वैदिक ही जाना पड़ता है, क्योंकि वहां महादशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर, सूक्ष्म दशा, वो सारी दशाओं के बेस पे ही हम उसको बता सकते हैं। अब कोई हमारे पास आया, उसने कहा भाई शादी का क्वेश्चन है, तो हम लोसो ग्रेड के माध्यम से ये तो बता सकते हैं कि भाई शादी होगी या नहीं होगी। बट एक्यूरेट टाइम हमको निकालना है तो उसके लिए हमको वैदिक की महादशाओं पे ही जाना पड़ेगा सर। तो पर डिटेलिंग के महादशा लिए अंतरदशा तो ये भी बताती है न्यूमरोलॉजी। न्यूरोलॉजी बताती है, पर जो सटीकता है सर वो हम्म। वैदिक में जाता है सर। ठीक है।
तो क्या ऐसा कुछ इसको माना जाए कि न्यूमरोलॉजी शहर वालों के लिए है और वैदिक ये गांव वालों के लिए, ऐसा मानो उसको? सर ऐसा, मतलब सॉरी टू से यू, बट मेरे हिसाब से मैं ऐसा नहीं मान सकता। मेरा तो ये बेसिकली मानना है सर, न्यूमरोलॉजी उसके लिए जिसके पास टाइम नहीं है सर। मतलब किसी उसको पर टाइप। अपना डेट ऑफ बर्थ तो पता है, लेकिन उसको टाइम एक्यूरेट नहीं पता। और वो हम्म। हमारे सामने नहीं आ पा रहा क्योंकि वो कहीं दूर है, तो हम उसका हाथ भी नहीं देख सकते, क्योंकि हम अगर फोटो खींच के भी मंगाएंगे तो बहुत बारीक लाइनें उसमें नहीं आती सर। तो हम्म। उसके लिए फिर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू उसके बारे में डिटेलिंग कर प्रिडिक्ट सकते हैं करते सर। प्रिडिक्ट करते हैं। जी। ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति, एक समय पे चार व्यक्ति पैदा होते हैं, पर एक बिल्कुल गरीब होता है, भीख मांगता है, और एक व्यक्ति राजा बन जाता है? ये क्या कारण होते हैं? सपोज मुकेश अंबानी की बात करें, तो जब वो पैदा हुए होंगे तो उस समय पे बहुत सारे व्यक्ति पैदा हुए होंगे, बिल्कुल पर बिल्कुल सर आज जी। एक व्यक्ति मुकेश अंबानी बन के बैठा है और कई व्यक्ति आज भीख मांग रहे हैं या कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। इसका कारण क्या है? सर इसका अगर मैं बात करूं, जो मतलब मुझे जितनी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि सर यहाँ पे हमारे कार्मिक कर्म है सर। ठीक हमारी है। जो भी आत्मा है सर, वो हमारे को कहाँ जन्म होना है, किसके घर में होना है, कैसे होना है, वो सारा डिसाइड होता है सर हमारे कार्मिक कर्मों से। अगर हमारे पास्ट लाइफ कर्मा या हमारे कार्मिक कर्मा में कुछ हिसाब किताब बाकी है, या कुछ हमको दंड मिलना है, तो मुकेश अंबानी तो नहीं बन सकते सर। तो हम्म। उसमें सारी चीजें ये होती है सर कि हमने जो भी कर्म किए पिछले, मतलब जितनी मेरी जानकारी है उसके अकॉर्डिंग, कि पिछले 7 जन्मों के जो कर्म होते हैं सर, वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। और वो जब तक उनका हिसाब नहीं हो जाता, तब तक वो सोल जो है वो प्योरिटी में नहीं आ पाती है। तो सर जन्म भले ही हमारा एक समय एक साथ सब कुछ हो, लेकिन उसके पीछे भी हमारे जो कार्मिक कर्म है, हमारा जो पिछले जन्मों का हिसाब किताब है सर, वो बहुत मायने करता है सर, बहुत मैटर करता है उस चीज। तो इसका मतलब ये माना जाए कि अगर केवल पैसे की बात करूं तो मुकेश अंबानी जी बिल्कुल प्योर सोल है, 7 जन्मों में कोई उन्होंने गलत कर्म नहीं किया। नहीं सर, हो सकता है कि उनके इतने बुरे कर्म ना हो, अच्छे कर्म ज्यादा हो, वो अभी तक अकाउंट चल रहा है। अच्छा। तो आपके मतलब हिसाब से कर्मों का प्रभाव पड़ता है व्यक्ति पे? सर 100% सर, कर्म है, नहीं तो हमारे तो सनातन में सिद्धांत ही है सर। क्यों बोला जाता है कि भाई अच्छे कर्म करिए? क्योंकि ये सिद्धांत जो था, ये तो हमारे मतलब पूर्वजों को बहुत पहले से पता था कि भाई आपके जैसे कर्म होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये तो काफी एंड उसमें माना जाता है सर। एंड नीलेश अग्रवाल जी की ओपिनियन में अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है? सर मेरे हिसाब से अच्छा कर्म वो होता है कि भाई आपके कर्मों से जानबूझ के आप किसी को दुखी मत करो, और जो आप कर सकते हो मतलब समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए, वो अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करो। मतलब किसी का दिल ना दुखाओ, और किसी के साथ कभी गलत करने का मत सोचो सर। क्योंकि सर लेकिन कलयुग में हाँ, बोलिए अ, बोलिए बोलिए। क्योंकि सर इस समय कलयुग में ये है कि सर हमारे जो भी अच्छे बुरे चीजें आपकी वॉइस गई वापिस, आपकी वॉइस गई। सर, चेक कीजिए। एक्चुअली जी जी, वो कॉल आ जाता है सर बीच में से। जी जी जी। जी। एक चीज बताइए कि कलयुग में एक चीज देखने में आती है, और अक्सर कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि जो गलत लोग आ गए, जिसको हम लोग बोलते हैं गलत कर्म कर रहे हैं, है ना, ड्रिंक कर रहे हैं, फ्लर्ट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो लोग ज्यादा पनप रहे हैं, और जो बेचारे भक्त हैं, जो पूजा पाठी हैं, वो दुख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन अक्सर आता है। या फिर हाँ सर आपके पास बिल्कुल। भी, या अक्सर जब मेरे पास भी लोग बाग आते हैं, आपके पास भी आते होंगे, तो 99% जी। लोग बाग एक बड़ा स्टेटमेंट बोलते हैं, बहुत कॉमन, कि साहब हाँ इस सर। जीवन में तो इस जीवन में तो मैंने किसी का गलत नहीं किया, है ना, फिर भी पता नहीं मेरे साथ गलत क्यों होता है या क्यों हो रहा है। इसके क्या मायने हैं कि बुरा सर व्यक्ति फल फूल रहा है और अच्छा व्यक्ति दुख पा रहा है? जी, इसके सर मैं मतलब एक इजाजत दे तो मैं एक बहुत छोटी सी एक स्टोरी सुनाता हूँ, बताइए बताइए। जो मैं अक्सर मतलब अपने ट्रेनिंग सेशन में भी लोगों का एग्जांपल देता था। सर एक बार महाभारत के समय, मतलब ये कृष्ण के दापर युग की घटना है, महाभारत के समय की। तो ये एक दरबार लगा था सर, सारे लोग बैठे थे। तो उस दरबार में सर जो पांडव साइड के लोग थे, वो तो कृष्ण को एक मानते थे कि ये भगवान अवतार है, लेकिन कौरव लोग नहीं मानते थे सर। तो वहां पे जब दरबार लगा था, युद्ध के पहले की बात है सर,
तो उसमें विदुर ने एक क्वेश्चन पूछा था कि कृष्ण, आप तो ज्ञानी हो, सर्वव्यापी हो, आप ये बताएं कि मनुष्य का जो कर्म होता है उसके क्या परिणाम मिलते हैं और कैसे मिलते हैं। तो धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि मेरे ऐसे कौन से कर्म थे कि इस जन्म में मैं बाय बर्थ अंधा पैदा हुआ। तो कृष्ण ने उनको एक ऐसा स्लाइड शो किया सर। वो ले ओके। गए, छठा जन्म, पांचवा जन्म, ऐसे करके वो स्लाइड करते गए। और सातवें जन्म में जब उन्होंने देखा, तो एक बच्चा था सर, 12-13 साल का, वो एक पेड़ पे चढ़ा। उस पेड़ पे एक चिड़िया का घोंसला था सर, उसमें दो बच्चे थे। उसने तिनका उठाया, उन दोनों बच्चों की आंखें फोड़ दी। ओह। तो कृष्ण जी बोले कि ये आप हो। ओह। 7 जन्म पहले जो आपने कर्म किया था उसका परिणाम इस जन्म में मिला। तो फिर विदुर जी ने पूछा कि भाई उसी के बाद तुरंत क्यों नहीं मिला। तो बोले हम्म। आपके जो पुण्य थे, बैंक में जो बैलेंस था वो इतना था कि वो 6 जन्म तो निकल गए, लेकिन जैसे ही वो पुण्य खत्म हुए, उसका परिणाम जो आपके पाप कर्मों का हिसाब था वो इस जन्म में मिला। तो जब ठीक तक है। हमारे अकाउंट में सर अच्छे कर्मों का है हिसाब किताब, तब तक हम चल रहे हैं। और जो लोग हैं सर इस जन्म में सारे गलत काम कर रहे हैं लेकिन खुश है, सुखी है, क्योंकि उनके पुराने जन्मों के पुण्य चल रहे हैं। वो अपना बैलेंस खत्म कर रहे हैं, लेकिन इस जन्म में उन्होंने अगर सेविंग नहीं की तो अगले जन्म में वो फिर दुखी होके मिलेंगे। हम्म। बात करते हैं एक बार वापस हस्तरेखा की। हस्तरेखाओं के बारे में आप क्या मानते हैं कि क्या, जैसे पढ़ने में आता है, सुनने में आता है कि हर 2 से 3 महीने में हस्तरेखाओं में कुछ परिवर्तन आता है एक क्वार्टरली बेसिस पे, क्या ये सही है? जी सर, पर डे जाता है, पर डे चेंज होती है लाइन्स। पर डे? जी और उसका बेस क्या होता है लाइन चेंज होने का? सर, मैं बताता हूँ। एक्चुअली सर, आपको पता होगा कि हमारी जैसे वर्ल्ड वाइड आबादी जो है वो लगभग लगभग 800 करोड़ है पूरी दुनिया में। ठीक है। और विधाता का एक चमत्कार है सर, उसकी एक क्रिएशन है कि किसी भी आदमी के फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे से नहीं मिलते। 800 हम करोड़ लोगों के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग है, किसी के भी नहीं मिलेंगे? किसी के नहीं मिलते सर। हम ये थंब प्रिंट की बात कर रहे हैं या कंप्लीट फिंगरप्रिंट की बात कर रहे कंप्लीट सर, फिंगरप्रिंट जो है वो सबके चेंज है सर। हैं? वो 800 करोड़ के चेंजेस होंगे? डुप्लीकेशन है ही नहीं सर, गुड। ये ऊपर वाले का क्रिएशन है सर। अब हस्तरेखा में क्या होता है सर, तीन जो हमारी मेन लाइन होती है, हमारी लाइफ लाइन होती है, माइंड लाइन होती है और हार्ट लाइन होती है, ये फिक्स है सर। ठीक है। इसमें इसमें कोई चेंजेस नहीं आते मेजरली। इसमें बहुत बहुत बड़ा कोई इवेंट्स होता है तो आते हैं, अदरवाइज नहीं आते। लेकिन छोटी छोटी सपोर्टिंग जो जितनी भी लाइन्स है सर, वो पर डे चेंज होती है। उसमें चिन्ह बनते हैं सर, कमल का चिन्ह होता है, आइस का चिन्ह होता है, क्रॉस होते हैं, है ना, मंदिर का मछली होती है, मंदिर का झंडा होता है, मंदिर होता है, ऐसे सारे चिन्ह हमारे हाथ में आए जाते हैं सर। लेडीज तो ये जेंट्स जो, सबके लिए सेम है ये बात? हाँ किसी भी सर, ये जेंडर चिन्ह प्रेफरेंस सबके सबके लिए सेम है? सबके लिए सेम है सर। ये चिन्ह तो मिलते हैं अलग अलग ठीक। हाथों में। ठीक है। तो ठीक है। उसमें क्या होता है सर, हमारा हाथ जो है वो सीधा सीधा हमारे माइंड से, सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट है। ठीक है। आज अगर हमने सोचा कि हमारे साथ गलत होगा, तो वो लाइंस हमारे हाथ में आएगी। आज हमने सोचा कि भाई हमारा, हम बहुत अच्छा अचीव करेंगे, तो वो लाइन धीरे धीरे बनना चालू हो जाएगी। जैसा हम सोचेंगे सर, वो रिफ्लेक्शन हमारे हाथ में आता है सर। तो इसलिए हमारी जो लाइंस होती है वो सारी चेंजेस होती है सर। मैं खुद सर कई बार देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे ये तो लाइन नहीं बन गई, मतलब मुझे इस क्षेत्र में और लेके जाएगा। तो और जैसा हम सोचते हैं, अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हमारे हाथ में सर क्लीननेस रहेगी। जितना हम निगेटिव सोचेंगे उतने हमारे हाथ में कट्स आएंगे, जालियां आएगी। मतलब वो निगेटिव साइन हो गए कि हम चिंता बहुत करते हैं, हम बहुत निगेटिव सोचते हैं। जितना हमारा हाथ क्लीन एंड क्लियर होगा, इसका मतलब है हम बहुत पॉजिटिव है। इसका मतलब आपकी सोच सीधे सीधे आपके हाथों पे आती है प्रतिबिंब के रूप में? हाँ सर, ये डायरेक्ट हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारा हाथ का कनेक्शन है। अच्छा, क्या अंगूठे की रेखाएं भी बदलती हैं? सर अंगूठे में जो अंदर लाइंस होती है छोटी छोटी बारीक, वो बदलती है सर। वो वो भी डेली बेसिस पे बदलती हैं? एक, जी। हाँ सर, वो कॉल आ जाता है, माफ करो। कोई वो भी बात नहीं। बदलती है सर, डेली बेसिस पे नहीं, वो छोटे छोटे उस पे बदलती है, क्योंकि अंगूठा भी हमारा जो होता है एक्चुअली वो
हमारे मन का कारक होता है सर। ये कितना स्ट्रांग है वो बेस करता है हमारा मन। अगर हमारा अंगूठा बहुत ज्यादा लचीला है तो इसका मतलब हम अपनी बात पे बहुत स्टैंड नहीं कर सकते। हम दूसरों के राय के हिसाब से मूवमेंट कर जाते हैं। अगर स्टफ है तो हम अपनी बात पर अड़िग रहने वाले हैं सर। हमारा मन स्ट्रांग है सर। तो ये सारा हमारा मन का है। तो जैसा भी हमारा मन होता है, हमारी सोच होती है, हमारी पॉजिटिविटी होती है, हमारा हेल्थ होता है सर, ये सारी चीजें इंडिकेशन होती है हाथ में। अच्छा, क्या जिस तरीके से मैंने कहीं सुना था, मुझे नहीं पता ये कितना सही है कि कितना गलत है, कि जी कुछ लोग पैरों की अंगुलियों को पढ़ के भी प्रिडिक्शन करते हैं। सर, ये होता है सर, विदेश में भी हुआ है, हमारे यहाँ भी साउथ साइड में काफी है। बट मैं मुझे इस विधा का आइडिया नहीं है सर, मैंने कभी नहीं किया। बट पैरों में भी लाइंस होती है सर। क्योंकि लाइन तो पैरों में भी है। हाँ सर। तो जैसे हाथ में होती है सर वैसे पैर में होती है सर। और लेकिन कहीं देखा, मतलब मैंने भी शायद कहीं पढ़ा था, श्री कृष्ण भगवान के पैरों में 16 प्रकार के चिन्ह थे सर, पॉजिटिव। हाँ, कमल बना था, शंख आग चक्र बनी गदा थी, पद्म चक्र कंडल बना भूषण था। सब सारे चक्र, सही हाँ बात है। सर, उनके उनके पैर के अंदर 16 प्रकार के चिन्ह थे सर। तो ये भी एक विधा है सर। भविष्य में कभी ईश्वर ने चाहा, मौका लगा तो सीखूंगा इसके बारे में भी। एक चीज, एक विधा इसी रेखाओं से संबंधित, जहां मैंने कई लोगों को, जो मैं जानता भी हूँ व्यक्तिगत रूप से, कि केवल वो अपने आप को अंगूठा स्पेशलिस्ट बताते हैं, कि अंगूठे देख के आपकी पूरी प्रिडिक्शन कर देते हैं, कि आपकी पूरी लाइफ की प्रिडिक्शन कर देते हैं। क्या ये बिल्कुल सही है? सर ये सुना है मैंने, ये करते हैं सर कुछ लोग। मतलब एमपी में भी एक दो लोग हैं ऐसे जो हम्म। ये बोलते हैं। बट मेरा मतलब उनसे ना कभी व्यक्तिगत मिलना हुआ सर, ना मेरा अनुभव है इस बारे में। अच्छा, आपको इस बारे में ज्यादा आइडिया नहीं? नहीं सर, अंगूठे, अकेले अंगूठे से प्रिडिक्शन करने वाले लोग मैंने सुने हैं सर, लेकिन मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई। जी जी अगर जी। भविष्य में कभी मिला तो मैं जरूर जानूंगा कि ये कैसे संभव है इस विधा के बारे में। ठीक है। हाथों की रेखाओं की जब बात करते हैं कि भाई हाथों की रेखाएं आपके बारे में सब कुछ बता देती हैं, अब मैं कहता हूँ कि किसी का हाथ ही नहीं है दुर्भाग्यवश, अब क्या करें? सर बात सही है, हाथ की रेखा है, अगर हाथ हमारे पास है तो हम उसको बहुत सारी चीजों में गाइड कर सकते हैं। अब अगर किसी का हाथ नहीं है लेकिन उसके बाकी चीजें तो है ही सर। मन है, हम्म बुद्धि है, शरीर है, बाकी चीजें तो है ही सर। और सबसे हम्म बड़ी बात उसका कर्म है सर। हम्म आज हाथ ना होना भी कुछ ना कुछ पिछले जन्म के कोई कर्म है जिसका उसका रिफ्लेक्शन है। तो हम्म मतलब किस्मत तो उनकी भी होती है सर जिनके हाथ नहीं होते, ये बात सही है। बट हम उनके बारे में उनको आगाह नहीं कर सकते, उनको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। न्यूमरोलॉजी में 1 to 9 जो नंबर होते हैं, 9 प्लैनेट्स जिसको हम बोलते हैं, जी उस प्रिडिक्शन को आप कितना ऑथेंटिक मान के चलते हैं आज के परिवेश में, कि कितना ऑथेंटिक है, या उसका कितना परसेंटेज भाई बात करें कि न्यूमरोलॉजी से हाँ भाई 90% प्रिडिक्शन एक्यूरेट जाती है, 99 एक्यूरेट जाती है, 100 एक्यूरेट जाती है? सर, ये मतलब मेरा अपना अनुभव ये बोलता है कि मेरा जो है वो 90-95% मैं एक्यूरेट प्रिडिक्शन न्यूमरोलॉजी से देता हूँ सर। ओके। उसका कारण क्या है सर? देखिए क्या होता है, सारे ग्रह तो वही है सर, 1 से 9 जो नंबर्स में हमारे। तो व्यक्ति का जो नेचर है उसके बारे में हम सारी चीजें वहां से देख सकते हैं। अब आज की डेट में सर जो प्रिडिक्शन कर रहे हैं उन पे भी इतना समय नहीं है, जो कराने वाले आते हैं उन पे भी नहीं है सर। आज मैं अगर ईमानदारी से कोई एक वैदिक कुंडली बनाता हूँ तो मुझे कम से कम सर 3 से 4 घंटे चाहिए पूरी ठीक उस है। कुंडली को प्रॉपर बनाने के लिए सर। और मतलब न्यूमरोलॉजी वाला, अगर हैंड बनाते हैं तो, अगर अगर मैं हाथ से पूरा बनाते चार्ट चार्ट चार बना फीट के उसका प्रिडिक्शन निकालता हूँ तो सर मुझे 3 से 4 घंटे उस पर लग जाते हैं। ठीक अब है। जो प्रिडिक्शन लेने के लिए आया है वो भी चाहता है कि आधे 1 घंटे में सारी चीजें बता दी जाए। और मैं भी चाहता हूँ कि भाई आधे घंटे में मैं उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो फिर मेरे लिए बेस्ट होता है सर न्यूमरोलॉजी। ठीक है। मतलब अगर मैं इसको कोरिलेट करूँ क्रिकेट के साथ में, तो वैदिक कुंडली टेस्ट मैच है सर, लंबा चलता है 5 दिन। पामेस्ट्री सर वनडे मैच है 50 ओवर का, और न्यूमरोलॉजी 2020 है सर, 2 घंटे में मैच खत्म, घर चाहिए। तो इस टाइप से सर है, ये है तो सभी क्रिकेट है सर। अब जिसको जो फॉर्मेट पसंद है सर उसके हिसाब से वो कर सकता है। अगर मैं क्लासिकल क्रिकेट चाहता हूँ तो मुझे टेस्ट मैच ही जाना पड़ेगा। ओके। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि
न्यूमरोलॉजी में भी बहुत सारी विधाएं आ गई, उसकी ब्रांचेस हो गई। जैसे आपकी एक तो जी न्यूमरोलॉजी आपकी जो आप जो शुगर वाली हो गई, ठीक है। एक इसी में जी वैदिक न्यूमरोलॉजी की चार्ट अलग हो गई आपकी, ठीक है। जी अब अगर बात करते हैं तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी, मेडिकल न्यूमरोलॉजी, कबाला, पाइथागोरस, है ना, दुनिया भर की इस तरह की, कीरो, जी कीरो, जी। दुनिया भर की न्यूमरोलॉजी है ना इस तरह की। अब यहाँ फिर एक बार संशय की स्थिति आती है कि अब कहाँ जाए, अब न्यूमरोलॉजी में कहाँ जाए? क्या लोशो ग्रिड, क्या कीरो, क्या वैदिक न्यूमरोलॉजी, कहाँ जाए? सब बेसिकली मैं जो काम करता हूँ वो लोसो ग्रेड पे करता हूँ। और क्या होता है सर, जो नंबर से हमारी डेट ऑफ बर्थ, तो वो तो फिक्स है, उसको तो हम ठीक है, चेंज कर नहीं सकते। ठीक अब है। हमको मतलब न्यूमरोलॉजी भी या कोई भी हम विधा में जाते हैं तो ये बेसिकली सर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये साइंस है एनर्जी बैलेंसिंग का। तो सर हम इसको एनर्जी बैलेंस करना, अब अगर किसी पे मान लीजिए 5 नंबर नहीं है, जो हम सेंटर में मानते हैं, जो हम ये मानते हैं कि भाई 5 नंबर जो है बैलेंसिंग का नंबर है। अब डेट ऑफ बर्थ में तो हम चेंज कर नहीं सकते, तो हम उसको सर नेम करेक्शन के थ्रू या मोबाइल न्यूमरोलॉजी के थ्रू उस एनर्जी का कुछ पार्ट लेकर आ सकते हैं। 100% तो वो हमको नहीं मिलेगी, बट अगर हम मोबाइल का टोटल, अपना मोबाइल नंबर का टोटल 5 पे ले आते हैं, तो सम पार्ट हम वहां से देख सकते हैं, या नेम करेक्शन के थ्रू हम कर सकते हैं, है ना सर। बाकी तो इसमें देखिए बहुत सारी चीजें अलग अलग, जैसे कि आपने बोला, वो नई नई चीजें हर दिन आ रही है सर। क्योंकि जो भी आदमी इसमें काम कर रहा है, हर आदमी के सर अपनी थ्योरी होती है, अपनी सोच होती है। बहुत सारे लोग इस पर रिसर्च भी करते हैं। तो डेली डेवलपमेंट तो है ही सर, पूरी हर क्षेत्र में ही है वो तो। बट ये माना जाता है कि सर हम थोड़ा बहुत यहाँ पे मोबाइल और नेम करेक्शन के थ्रू इसको हम थोड़ा सा बैलेंस कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो पहले के लोग बाग या पहले के पंडित जो थे वो, जब आप उनके पास जाते थे तो वो कुंडली के ऊपर एक स्क्वायर बनाते थे, उसके बाद 12 ग्रह बनाते थे, ठीक है। उन पे जी सारे नंबर डालते थे, ठीक है। और उसके बाद बताते थे ये ग्रह यहाँ बैठे हैं, और उसके बाद चार्ट पे तो मतलब कुछ मेहनत करते थे प्रॉपर। जी आज हम जी देखते हैं कि हर चीज के सॉफ्टवेयर रेडी है, ठीक? आपके पास कोई मैंने चीज भेजी, डेट ऑफ बर्थ आपने सॉफ्टवेयर में डाला और खट 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 कर प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और मुझे व्हाट्सअप कर दिया आपने। वहां मेहनत नहीं लगी आपकी कुछ भी, ठीक है। उस मेहनत में और इस सॉफ्टवेयर में क्या कुछ फर्क आता है? आता है सर। क्या ऐसा, देखिए सॉफ्टवेयर में जो डाटा डाला है वो तो इंसान ने ही डाला ठीक है। है ना। और एक चीज और, मैंने एक कभी किसी ने वैसे ऐसे बोला था, तो हमने एक प्रैक्टिकल, हमने 4-5 अलग अलग सॉफ्टवेयर लिए और उसमें सेम डाला, तो थोड़ा थोड़ा डिग्री से थोड़े थोड़े प्लैनेट्स की पोजीशन में चेंजेस आए सर। एक ही व्यक्ति के सब पे इंग्लिश में फर्क आया? आए सर, अब क्योंकि जो मैंने डाटा डाला और किसी और ने डाटा डाला, अगर मिस्टेक हो गई कहीं भी, तो वो थोड़ा सा उसने चेंज कर दिया। ठीक दूसरा है, क्या सर, जो सॉफ्टवेयर का प्रिडिक्शन है वो जनरलाइज प्रिडिक्शन ठीक है, है ना। अब उसने तो कहा कि भाई आप तो साहब करोड़पति हो, और वो बेचारा फुटपाथ पे ठेला लगाने वाला आया मेरे पास, तो वो नहीं। तो वो जैसे न्यूज़पेपर में प्रिडिक्शन आता है 12-12.5 करोड़ लोगों का एक सेम राशि का, वैसे ही जी। सॉफ्टवेयर का प्रिडिक्शन है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है सर, जब हमारे को इतना टाइम नहीं है, तो हम उसको केवल चार्ट बनाने तक उसका यूज कर सकते हैं, बाकी प्रिडिक्शन हमको खुद ही करनी है सर। क्योंकि वो देश काल परिस्थितियों के हिसाब से उसके सामने देख के स्थिति प्रिडिक्शन की जा सकती है सर। तो क्या न्यूमरोलॉजी में आप उपाय देते हो पब्लिक को कि अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका उपाय, उसकी रेमेडी करवाने के लिए देते हैं आप? सर उपाय रहते हैं सर, रेमेडीज होती है, ज्यादातर जो मैं देता हूँ वो बिना खर्चे के वैदिक वाले ही देता हूँ सर। हम्म, जैसे फॉर ठीक है, एग्जाम्पल, अगर किसी पे 5 नंबर नहीं है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई बुध है, तो बुध को आप स्ट्रॉन्ग करो। बुध स्ट्रॉन्ग कैसे होगा सर? आपके परिवार में जो बहन है, बेटी है, और मतलब बहन बेटी वगैरह से, उनसे टर्म्स अच्छे रखो, उनको कुछ ना कुछ आप देते देते रहो, रहो। उनको खुश रखो। या फिर गाय को चारा डालो हर बुधवार। मतलब ऐसे उपाय होते हैं सर जिसको करने में सामने वाले को दिक्कत भी नहीं हो, और वो कनेक्ट कर ले वैदिक से। ठीक है। न्यूमरोलॉजी में जीरो की इम्पोर्टेंस कुछ है? सर हम चार्ट में या कहीं पे जीरो वैसे तो लेते ही नहीं है, लेकिन वो जिसके आगे लगता है वो वहां पे थोड़ी सी चीजों को बदल देता है सर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, तो 3 नंबर जिसका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है, मतलब जी। बर्थडे 3 तारीख आ रही है और 30 तारीख आ रही है, तो जी। दोनों का नेचर में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा सर।
3 तारीख अच्छा, वाला 30 वाला एक जैसा नहीं होता, जबकि दोनों का टोटल 3 ही आ रहा है। 21 वाले का भी 3 ही आ रहा है, 21 का भी 3 आ रहा है। 12 का भी 3 ही आ रहा है। सब थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे कॉम्बिनेशन हो गए सर, हम्म। वैसे वैसे सर वो उनकी जो है चीजों में चेंज होगा सर। तो मतलब 0 के बाद फर्क आ जाता है, 3 और 30 में फर्क आता है, आपका कहना ये है? 3 और 30 में फर्क आ जाएगा सर थोड़ा सा, मतलब वैसे तो सारे नंबर्स में थोड़ा सा फर्क आता है, पर 3-30 में आएगा सर फर्क, या दो आएगा। बीस में फर्क आएगा। तो जीरो को हम लेते नहीं है, पर जीरो इम्पोर्टेंस रखता है सर। रखता है। जी। आज तक हम सुनते आए हैं 36 का आंकड़ा, 3 और 6। क्या वास्तव जी में ये सही है? 3 और 6 का कॉम्बिनेशन सही नहीं है? हाँ सर, तीनों छह क्या है सर, देखिए दो अलग अलग एनर्जी है सर। जी। 3 नंबर जो है वो देवगुरु बृहस्पति की एनर्जी है, जो देवताओं के गुरु थे, और 6 नंबर जो है वो दैत्यों के गुरु ग्रहाचार। शुक्राचार्य की एनर्जी है। जी। तो सर दो अलग अलग एनर्जी जब भी होगी सर, उनमें आपस में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट होगा सर। जी। है ना, मतलब विचार नहीं मिलेंगे, दुश्मन नहीं है दोनों, क्योंकि दोनों ज्ञानी है, दोनों गुरु है, बट उनके विचार नहीं मिलते। एक अगर नॉर्थ बोलेगा तो दूसरा साउथ बोलेगा, मतलब वो कहीं ना कहीं विचारों में अंतर आता है। तो और मतलब ये 36 आंकड़ा जो प्रैक्टिकल बोला जाता है वो सही है? सही है सर, और ये प्रैक्टिकल भी देखा है मैंने। एक आए थे मेरे पास, क्लाइंट आए थे कंसल्टेंसी के लिए, हस्बैंड का 3 था, वाइफ का 6 था। तो मैंने उनसे इतना ही पूछा, मैंने कहा आपकी गुड मॉर्निंग कैसी होती है? तो उन्होंने वही, मतलब मैंने कहा बिना बहस के तो आप उठते ही नहीं होगे। तो बोले बिल्कुल सही बात है सर, हम मतलब छोटी छोटी बातों पे बहस हो जाती है, कि ये पेपर यहाँ क्यों पड़ा है, ये गिलास यहाँ क्यों रख दिया, मतलब क्योंकि सर एक दूसरे को क्रॉस करना है ना, दोनों का ईगो है सर। बेसिकली दोनों एनर्जी जब अलग अलग है तो दोनों में ईगो है। अब उसमें यही समझदारी है कि कोई एक डाउन हो जाए तो उनकी गृहस्थी चल जाए, लेकिन वो दोनों ही ज्ञानी है तो दोनों डाउन नहीं होना चाहते। अच्छा, एक नंबर है जिसको बड़ा कई जगह सुनने में आता है कि उसको अपशुकन नंबर माना जाता है, 13 नंबर। जी इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर, 13 नंबर बेसिकली कार्मिक नंबर है सर। 13 नंबर का बर्थ जब मतलब किसी का बर्थडे होता है, तो ये माना जाता है कि पिछले जन्मों का जो कुछ अधूरा बचा हुआ है, वो इस जन्म में वो सेटल करने आया है सर। ठीक है। तो 13 नंबर माना जाता है, हालांकि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भाई 13 वाले भी हम बात करें तो बहुत लोग हैं जिनका बर्थ है। वो बर्थ चूंकि हम्म। अपने हाथ में नहीं होता, इसलिए नंबर्स को हम वैसे नहीं मानते। हालांकि विदेशों में सर ये मिथक है कि वहां पे 13 नंबर का रूम नहीं होता, तेरह जी नंबर जी। के फ्लोर नहीं होते सर, 12 के बाद से 14 का फ्लोर ही होता है। तो वो लोग मानते हैं, बट हमारे यहाँ भी हम ये बोलते हैं कि चूंकि कार्मिक नंबर है, तो थोड़ा सा वहां पे एनर्जी जो है वो सब डिस्टर्ब होती है। तो 13 नंबर जो है, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो उसके खुद के लिए वो 13 नंबर गलत है कि सामने वाले के लिए गलत है, उसके परिवार के लिए, उसके दोस्तों के लिए, पार्टनर के लिए, किसके लिए गलत है? तो ज्यादातर तो वो खुद ही स्ट्रगल का नंबर हो जाता है, क्योंकि 13 नंबर जो है वो टोटल 4 पे आ जाता है, राहु का नंबर है सर। जी। तो राहु का नंबर ये होता है कि सर वो सोचता बहुत है लेकिन करता कुछ नहीं है, मतलब ओके। प्रैक्टिकली दूसरा सर लाइफ में स्ट्रगल बढ़ जाता है, ठीक और है। थोड़ा सा रूड हो जाता है बोलने में भी। तो कई कारणों से सर वो मतलब खुद ही लोग उसको गलत समझने लगते हैं, या वो लोगों को अपनी बातें समझा नहीं पाता सर, मतलब उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत होती है सर। तो जैसे भी आपने एक उदाहरण दिया था 3 और 30, कि भाई उसमें फर्क आ जाता है 0 आते ही, तो क्या 13 और 4 को पकड़े कि 13 से भी 4 आता है और 4 तो 4 है ही, उसमें भी कुछ फर्क आता है? हाँ सर, 4 नंबर जो है वो प्योर राहु है सर, ठीक है। और 13 नंबर जो बना है वो सूर्य और जुपिटर से मिलके बना है। तो जी। कंपेयर अगर हम करते हैं तो 4 नंबर वाला ज्यादा खुरापाती होता है कंपेयर टू 13, ओके। क्योंकि 13 वाला थोड़ा सा सोच लेता है, गुरु भी साथ में आ गया ना, तो उतना एग्रेशन नहीं होता सर, एक बार सोच लेता है। लेकिन यहाँ पर 1 नंबर साथ में आने से अ, थोड़ा सा इगोइस्टिक बन जाता है, थोड़ा सा नेम फेम के लिए ज्यादा, मतलब पागल हो जाता है कि मुझे तो चाहिए ही, मतलब अगर 4 लोगों का सम्मान हो रहा है और उसका नहीं हुआ तो वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। ठीक है। आप वैदिक में भी हैं, आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। एक चीज जो सुनने में आती है
एक पिता पिता पुत्र में काफी दुश्मनी है, आप समझ गए होंगे मेरा क्वेश्चन, है ना? जी सूर्य और शनि, 1 और 8 नंबर, इसके बारे में क्या बोलना है आपका? सर, अगेन फिर मैं वही बोलूंगा सर, दो विपरीत एनर्जी है यहाँ पे भी। हम्म। सूर्य जो है वो, मतलब अगर हम बात करें तो हमारे इसमें साक्षात देवता का दर्जा मिलता है सर। हालांकि ठीक शनि है। भी उनके पुत्र है, लेकिन त्याग त्याग दिए गए पुत्र है सर। तो ठीक है। सूर्य का कोई वैसा इंटेंशन नहीं है, सूर्य ने उनका त्याग जरूर कर दिया, लेकिन शनि दुश्मनी पालते हैं उनसे। हम्म। शनि को ये रहता है कि भाई इनके कारण आज मुझे ये चीजें फेस मतलब करनी पड़ रही। भुगतनी पड़ रही है सर। तो यहाँ पे भी वही एनर्जी का टकराव होता है सर। अब इसमें कहीं पे भी अगर आ, पिता पुत्र में अगर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, तो ये देखा गया है कि सर उसमें साथ में रहते नहीं है बहुत ज्यादा। मतलब वो और एक अगर दूसरे से दूर और रहते अगर हैं मेल तो ही मेल सक्सेस है। फीमेल हो तो? मेल फीमेल में सर यहाँ भी थोड़ा विचारों का टकराव तो आएगा, क्योंकि मतलब अपोजिट एनर्जी है। बट उतना नहीं होता जितना इफेक्ट ये पिता पुत्र के रिश्ते पे देता है। अच्छा। जी मतलब अगर कोई लड़के लड़की के आपके पास कुंडली आती है कि लड़का 1 नंबर है, लड़की 1 नंबर और वो 8 नंबर है, तो आप उसको हाँ कर सकते हैं? सर, उसको कुछ कंसिडर कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि देखिए आपके जो नेचर है, एक्चुअली क्या सर, 1 नंबर वाला तो बहुत डिसिप्लिन है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत एग्रेशन है। और और सबसे बड़ी बात, उसको ये लगता है कि अथॉरिटी है। हम्म। और 8 नंबर वाले के साथ प्रॉब्लम क्या है सर, वो अगर हम न्यूमरोलॉजी में कारक देखें तो 8 नंबर का जो कारक है वो हमारे सर्वेंट है। हम्म। वो हमारे घर की मेड, हमारे ड्राइवर, हमारे जो हमारे लिए काम करते हैं, जिनको हम तनख्वाह देते हैं, वो 8 नंबर है। तो लेबर जो एक है। नंबर, तो अगर हस्बैंड वाइफ में सर, अगर वाइफ ये मान ले कि भाई मेरा हस्बैंड जो कह रहे हैं मुझे अकॉर्डिंग टू हस्बैंड काम करना है, तो उनकी गृहस्थी चल जाएगी। लेकिन अगर 8 नंबर वाला बोले कि नहीं, हस्बैंड को मेरे हिसाब से काम करना है, तो बड़ी दिक्कत आएगी सर। ठीक क्योंकि है। एक उसका नेचर ही नहीं है ना सर, उसका नेचर है काम करना। और वो सोचे कि मैं काम करा लूं, तो बड़ी हम्म। दिक्कत है। तो अगर ये हमको पता है कि इस एनर्जी का ये नेचर है, और हम उनको पहले बता दें कि भाई देखो आपका नेचर ऐसा है, ये बोलेगी भी तो भी आपको शांति से रहना है। मतलब आप ज्यादा आर्गू करोगे, ज्यादा ये चीजें करोगे, तो कोई भी बॉस अपने नौकर को ये नहीं चाहता कि वो उसके सामने ज्यादा बोले। तो अगर आपने उस एनर्जी को उसके उसके स्वभाव के हिसाब से मैच करा, तो मुझे नहीं लगता सर कि बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि कई बार बहुत सारी डेट ऑफ ऐसी आती है जिनमें बहुत सारे नंबर मिसिंग होते हैं, केवल एक या दो ही डेट, मतलब एक या दो ही नंबर्स होते हैं, उस कंडीशन में क्या किया जाए व्यक्ति को? उस कंडीशन में क्या करना सर ये चाहिए? देखिए ना आप, 2000 के बाद के जितने बच्चे, हम्म। मतलब 1999 तक के बच्चों में और सन 2000 के बाद के बच्चों में बड़ा डिफरेंस है सर। क्योंकि 19 जब हम लेते हैं तो उसमें सूर्य भी आ गए, मंगल भी आ गए, तो वह कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है सर। लेकिन हम्म। 2000 के बाद के बच्चों में जो कुंडली है या जो उनकी ग्रिड है, वो मून बेस्ड हो गई। मतलब वो ज्यादातर मून गवर्न करना है, क्योंकि दो का रिपीटेशन है, 2002 है या 2000 है ना। तो एक तो जो आपका क्वेश्चन है वो भी आता है कि इसमें नंबर्स बहुत कम आते हैं सर। अगर जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ है दो दो मेरे पास दो एक डेट हजार ऑफ बर्थ आई थी, उसकी बात करता हूँ आपसे, 12 फरवरी 2000। एक डेट ऑफ बर्थ आई थी 12 फरवरी 2000। अब इसके जी बारे में जरा क्या आप बोलना चाहेंगे कुछ? सर, अब जैसे 12 फरवरी 2000 को हम अगर नंबर लेते हैं, तो इनके पास केवल तीन ही नंबर है। एक, एक दो आ गया, दो और आ दो आ गया। गया, और तीन आ गया, और एक कंडक्टर का आ जाएगा। दो दो चार पाँच छः सात, हम्म। है ना। हम्म। मतलब एक आ गया, दो आ गया, तीन आ गया, सात आ गया। तो बाकी नंबर मिसिंग से। बाकी सारे नंबर मिसिंग है सर। अब चूंकि यहाँ पे रिपीटेशन आ गया तीन का, मतलब दो नंबर का जो है वो 3 बार का रिपीटेशन आ गया। तो हम्म। ऐसा आदमी सर बहुत हाईली इमोशनल हो गया, क्योंकि मून बेस्ड हो गई पूरी कुंडली। मून ही पूरी कुंडली को, मतलब पूरे नंबर को रूल कर रहा है एक तरह से। बहुत मूड स्विंग हो गया, अप डाउन्स हो गया। और ऐसा आदमी सर इमोशनल बहुत ज्यादा है। तो हम्म। ऐसे में कंडीशन क्या होती है सर, कि वो अपनी बात पे कहीं स्टैंड नहीं करता, है ना। अब सूर्य अपना काम कर रहे, गुरु भी कर रहे, तो थोड़ा सा सूर्य उसको एक
ऐसा कॉन्फिडेंस दे रहे कि चलो, जब वो बहुत ज्यादा फील करता है निगेटिव तो सूर्य वहां संभालते हैं। गुरु भी है जो उसको नॉलेज दे रहे, उसको ज्ञान भी दे रहे। 7 नंबर वाला, 7 नंबर भी आ गया तो आध्यात्म में या पूजा पाठ में या इस फील्ड में भी ले जा रहा है। लेकिन सर बेसिक चीज उसके पास 4 नंबर नहीं है। तो 4 नंबर। डिसिप्लिन, 4 नंबर मिसिंग है सर। तो जी। डिसिप्लिन नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है। 8 नंबर है, शनि की जो क्वालिटीज है, जो फाइनेंस का पार्ट है मैनेजमेंट का, वो बहुत कमजोर है सर। 9 नंबर नहीं है सर, साहस नहीं है, करेज नहीं है। छोटी छोटी बातों पे डर जाना, छोटी छोटी बातों पे डाउन हो जाना। 5 नंबर सबसे मेन है सर, बैलेंसिंग ही नहीं है लाइफ में। हम्म। है ना सर। 6 नंबर भी नहीं है जो आपका शुक्र छह का नंबर नंबर है। नहीं है तो सर बहुत ज्यादा लग्जरी पे नहीं है, जो मिल गया उसी में काम चल जाता है। हम्म। मतलब सर ऐसा आदमी जो है ना, वो पूरा का पूरा, उसको ये है कि भाई अपना आ, 2 नंबर को बहुत ज्यादा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। वो बाकी जो नंबर मिसिंग है उसको तो आप थोड़ी छोटी मोटी रेमेडीज करा ही सकते हो, लेकिन आप उसको हर डे रेमेडी तो नहीं दे सकते। जी। तो स्टार्टिंग क्या है सर, जैसे मैं करता हूँ, मैं इनिशियली उसको 5 नंबर के पहले देता हूँ रेमेडी, कि आप हम्म। बैलेंस हो जाओ पहले। सही बात है। बाकी बाकी चीजें तो अपनी हो ही जाएगी। पहले आप, आपका माइंड स्टेबल हो जाए, बैलेंस हो जाओ, उन चीजों को समझो, तो फिर आप धीरे धीरे उन चीजों की रेमेडीज करिए। हम्म। हम्म। तो इस तरह की चीजों में मतलब इस तरह की डेट ऑफ बर्थ में काफी प्रॉब्लम आती है पर्सन को। हाँ सर, बिल्कुल। मेरे पास सर एक आई थी अभी कुंडली, 2/2/2000, दो दो फरवरी दो 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 हजार चार। तो ठीक उसके है। पास केवल 2 था और 6 था, हाँ, 2 और 6 बस। और कुछ नहीं था सर। अब मैं उसमें, मतलब मुझे भी एक बार सोचना पड़ा कि मैं इसमें क्या प्रिडिक्शन दूं। नंबर सही ही नहीं बात है है। मेरे पास, तो सही मैं क्या बात है। प्रिडिक्शन दूं। फिर मैंने उसका वैदिक चार्ट लिया, हाथ भी देखा, और उसके बेस पे फिर मैंने उसके प्रिडिक्शन दिए सर। हम्म। तो वो उसके साथ भी ऐसा ही है सर। वो मतलब बच्ची थी, और अभी कुछ दिन पहले ही आई थी, तो वो 25-26 साल की थी सर, लेकिन उसकी कोई फ्रेंड सर्किल नहीं है, किसी के साथ उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है। दिन भर अपने रूम में मोबाइल लेके बस। मतलब घर वालों को भी बुलाना पड़ता है कि भाई खाना बन गया, आ जाइए बाहर खा लीजिए आके। मतलब वो सही बात। इतनी अलग है, मतलब वो किसी के साथ उसका कोई वो नहीं है, कोई फोन में कांटेक्ट नहीं है, किसी के कोई फ्रेंडशिप नहीं है। मतलब वो पूरे टोटली सर 2/2/2000 के कारण वो बिल्कुल टोटल डिप्रेशन वाली स्थिति है सर। तो इसका मतलब मान गए 2000 सन की जो बच्चे हैं उनके साथ काफी दिक्कत है इस तरह से। हाँ सर, उसमें भी सर जिसके पास ऐसे नंबर्स कम है, कुछ हाँ। कुछ बच्चों पे तो नंबर आ गए चलिए, भाई जैसे मान लीजिए 31 आ गया, उधर आपका 7-8 आ गया, मंथ आ गया 7-8, 2000 भी है, तो कम से कम 4-5 नंबर तो आ गए। पर जिन हम्म। बच्चों के पास 2 ही नंबर है, तो उनके साथ तो बहुत ही इश्यू है सर। और उस बच्चे का कॉन्फिडेंस ही नहीं है सर, उसको हमेशा वो यही कहती है कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। 2 2 2000, 26 साल की बच्ची हो गई। हाँ सर। 26 साल। मैरिज तो नहीं हुई होगी भी। नहीं, मैरिज भी नहीं हुई सर, और वो मतलब अ, उसको ये लगता है कि भाई लाइफ ही बेकार है। हाँ। मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है ना सर। वो तो कई बार ये भी बोलती है, मतलब उनके पेरेंट्स ने मुझे बोला, ये भी बोलती है कि ये जिंदगी तो बेकार है, इसे खत्म कर लो, मतलब सुसाइड कर लो। सुसाइड उसके मन में सुसाइड। ऐसे थॉट बहुत आते हैं सर। हम्म। तो अब ऐसे थॉट में सर, और वो चूंकि सर सोशल नहीं है, किसी के साथ बातचीत ही नहीं करेगी, तो शादी करना भी बड़ा मुश्किल है। सही बात है। तो उनको कुछ उपाय दिए मैंने, अभी उनको बताया कि आप ये चीजें चालू करिए। क्या तो न्यूमरोलॉजी से आप लोग मैरिज की और डेथ डेथ की प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं? सर डेथ की प्रिडिक्शन तो मैं नहीं करता। मतलब वैदिक से भी मेरा नहीं मान, करते? नहीं, मैं कुंडली से भी डेथ की प्रिडिक्शन नहीं करता। मैं हाथ देख के ये जरूर बता देता हूँ कि ये पर्टिकुलर एज में आपको थोड़ा सा संभालने सावधान की रहना है। जरूरत है। सावधान मैं है। मतलब डायरेक्ट सर, मेरे को एक्चुअली गुरुजी ने ही बोला था कभी डायरेक्ट किसी को डेथ का मत बोलना। तो हम्म। सर मैं डायरेक्ट डेथ प्रिडिक्शन तो करता नहीं हूँ। और मैरिज के बारे में? मैरिज के बारे में बता सकते हैं सर, मैरिज के बारे में उनका महादशा निकल सकती है, तो महादशा देख के। सपोज ये 2000 की जो बच्ची आपने बताई, 2 2 2000, इसकी मैरिज कब होगी आपके अकॉर्डिंग?
सर एक्चुअली इसकी मैरिज का जो मेरे को योग लग रहा था वो 2029-30 के आसपास। मतलब ये 29-30 साल की होगी तब लग रहा है आपको? हाँ सर। उसमें हम्म। भी उनको कुछ उपाय करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली सर उनकी कुंडली भी जब मैंने देखी तो कुंडली में भी गुरु काफी वीक है सर। हम्म। तो उनको गुरु भी इनहेंस करने के लिए बोला है कि आप गुरु के थोड़े उपाय करिए, ताकि उसका मैरिज में कनेक्शन बने, उस एनर्जी हम्म। को वहां पे थोड़ा सा इनहेंस करिए। बाकी और मैरिज 12, लाइन है उसके हाथ में सर, तो मैरिज तो होगी। और जो मैंने आपको 12 फरवरी 2000 बताया, इसके बारे में क्या लगता है आपको, मैरिज कब होगी? 12 फरवरी 2000 ना, 12। सर इनका यहाँ पे गुरु अच्छा है, तो मेरे ख्याल से इनकी मैरिज की तो मतलब बहुत जल्दी पॉसिबिलिटी होगी। बाकी सर एक बार महादशा निकालनी पड़ेगी इनकी, तो हम्म। महादशा देख के देखना पड़ेगा। बाकी इनकी तो, इनके पास तो नंबर्स है, तो यहाँ पे तो मुझे लगता है शायद बात चल ही रही होगी, या 1-2 साल में इनका हो जाना चाहिए, या हो मे भी जाना हो चाहिए। गई हो। नहीं, अभी हुई नहीं है, मुझे पता है तो सर इसलिए। मेरे हिसाब से तो मतलब 1-2 साल में हो जानी चाहिए, बातचीत चल रही होगी सर कहीं ना कहीं ऐसा। और बाकी ठीक। एक बार थोड़ा सा महादशाएं देखनी पड़ेगी या। एज ए एस्ट्रोलॉजर नीलेश अग्रवाल जी, क्या खुद कुंडलियों पर विश्वास करते हैं कि जो कुंडली में लिखा है वो सही है? सर मैं करता हूँ, मतलब ये बात मानता हूँ कि ये साइंस से सर डिपेंड करता है कि उसको पढ़ने वाला कौन है। ठीक है। क्योंकि साइंस तो है सर, अब अगर मैंने ये चीज इतना समय दिया है, इसको इतना सीखा, इतनी मेहनत करी है, तो मैं कहीं ना कहीं तो सर इस पे बहुत मतलब अखंड भरोसा करता हूँ, तब तो मैंने इस क्षेत्र में मैं आगे बढ़ा हूँ सर। और दूसरा ये है कि सर आज भी इसके बारे में मतलब मुझसे ज्यादा, और मुझसे तो बहुत ज्यादा सर ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज बता सकते हैं सर। है ना, अभी मेरा वो लेवल नहीं है सर, क्योंकि वहां पे क्या उनकी साधनाएं भी ऐड हो जाती हैं, वहां पे उनके इष्ट भी ऐड हो जाते हैं, वहां उनके जो कुल देवी देवता है वो भी मदद करते हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। लेकिन इसमें यह है कि सर अगर हमने सही व्यक्ति के साथ में बात करी, जिसका उद्देश्य सर पैसा कमाना ना हो, क्योंकि सर हम्म। आज इस फील्ड में भी सर मतलब ये मान के चलिए 20 से 25% ऐसे लोग हैं जो डर दिखा के पैसा कमाते हैं। हम्म। तो वो डराएगा ही सर, वो कभी पॉजिटिव उसमें जाएगा ही नहीं। तो ऐसे लोग अगर होंगे तो वो कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे कि सामने वाला उस चीज को, अगर वो मतलब प्रैक्टिकल होगा तो मानेगा ही नहीं, या जी। डरेगा। और मेरा ये मानना है कि भाई हम कोई भी चीज अगर करते हैं तो वो समझा के करें ना। आज अगर मुझे किसी की कुंडली में कोई निगेटिव भी दिख रहा है, तो मैं उसको उस तरीके से बोलूं कि भाई यहाँ पे जिंदगी खत्म नहीं होती, यहाँ पे चीजें बंद नहीं हो गई, ब्लॉक हो सकती है, टाइमिंग प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपकी आगे चीजें सुधर सकती है, बशर्ते कि आप थोड़ा सा रेमेडीज कर लो, बशर्ते आप उस एनर्जी को समझ लो। अब सब छोटे छोटे उपाय होते हैं। अब जैसे 2 नंबर वालों के साथ एक प्रॉब्लम होती है सर, उनकी रेमेडी घर में होती है। हम्म। जैसे मैंने बताया 2-2-2000 वाला, उनकी बात मतलब जब मैंने बोला तो बोले मैंने इनसे सीधा पूछा कि भाई मदर से कि भाई आपके रिलेशन कैसे हैं? तो हम्म। उन्होंने कहा भाई सुनती नहीं है। फिर मैंने उसको बच्ची को भी बोला, मैंने कहा बेटा आप को मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप 1.25 लाख जाप कर लो, महामृत्युंजय चंद्रमा के जाप कर लो, कुछ मत करो। आप अपनी मम्मी से, उनसे इज्जत से बात किया करो, उनकी बात माना करो, उनकी रिस्पेक्ट करो। आपका मून जो है वो अपने आप अच्छा काम करेगा। भाई आप 1.25 लाख जाप कर रहे हो लेकिन अपनी माँ की रोज इंसल्ट कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं ना सर उस चीज का। सही तो बात है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम अगर अपने घर के थ्रू ही उस चीजों को रेमेडीज दे दें तो बहुत अच्छा है सर। मैंने उस बच्ची को ये बोला, मैंने कहा तुमको कुछ नहीं करना, तुम एक प्रॉमिस करो, रोज अपनी माँ के गले लगोगी एक बार। वेरी गुड। सुबह उठते से तुम अपनी माँ के गले लगो, माँ को बोलो माँ आई लव यू। और माँ मतलब माँ का कोई भी काम कर दो आप एक, अगर वो खाना बना रही तो आप उनकी हेल्प कर दो, अगर वो सब्जी काट रही है तो आप हेल्प कर दो, या कपड़े धो रही है तो हेल्प करो, मतलब कुछ आप भी, उनकी कुछ हेल्प भी है। कर दो। आप उनके साथ करके देखो। मैंने उनको बोला आप मुझे 90 दिन बाद फोन करके बताना कि आपकी लाइफ में, आपके मन में, आपके
जो आपका डाउननेस था या जो आपको डिप्रेशन था, वो कितना कम हुआ। तो सर उसने मेरे को फोन करके बोला कि सर आई एम राइट नाउ, मैं काफी चीजों पे चेंज हुआ है। उसकी माँ ने कहा कि जो लड़की अकेला अपने रूम से बाहर नहीं निकलती थी, अब वो मेरे साथ नाइट वॉक पे भी जाती है। वेरी गुड। तो सर ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम उसको मतलब एक साइंटिफिक वे में भी कर ले तो चीजें सुधर जाती है। तो नीरज जी, एक बार 1 से 9 नंबर तक की ऐसे रिश्तों को लेके क्या रेमेडी रहेगी? 1 नंबर को क्या करना चाहिए? जैसे 2 नंबर एक को तो नंबर माँ की सर, इज्जत करनी है। एक नंबर तो फादर है सर, पिता की इज्जत करिए सर। ठीक दो है। नंबर दो। मदर है। तीन नंबर सर हमारे गुरु है, जिससे भी हमने जो भी ज्ञान लिया। चार नंबर सर हमारी बहन बेटी बुआ, ठीक जो है। भी हमारे घर की मतलब मातृ शक्ति है। पांच नंबर जो है सर पर 4 नंबर में माँ को कंसीडर नहीं करेंगे, है ना? नहीं सर, दो नंबर है माँ का। अच्छा, 4 नंबर माँ में के, बहन बेटी बुआ। हाँ सर, मतलब पांच नंबर में ठीक बुद्ध है। की रेमेडी है सर। पांच और नंबर में क्या करेंगे? चार नंबर में सर वो लोग होते, वो मतलब जो हमारे लिए काम करते लेकिन जिनको हम पे नहीं करते। ठीक है। जैसे नगर निगम का स्वीपर है, या ट्रैफिक पुलिस वाला है। तो ठीक है सर, हम उनके लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करें, बट हम उनको तमीज से बात ही कर ले। रेस्पेक्ट दे दे उनको। है ना सर? पांच नंबर बहन बेटी बुआ हो गया। छह नंबर जो है वो हमारा लाइफ पार्टनर है। पत्नी। हस्बैंड के लिए वाइफ है, वाइफ के लिए हस्बैंड हो गया सर। दोनों सात के लिए नंबर मतलब वो, दोनों वाइस वर्सा है वो। मतलब पति के लिए दोनों पत्नी वाइफ है, वर्सा पत्नी है। के लिए अगर हम पति। फीमेल फीमेल की कुंडली देख रहे हैं तो लाइफ पार्टनर छह नंबर उसका हस्बैंड हो गया। हम्म। सात नंबर सर वो लोग हैं जो संत समाज है या साधु लोग हैं, या जो धर्म के लिए काम करते हैं, सनातन के लिए, किसी भी लिए। तो हम एटलीस्ट उनकी इंसल्ट ना करें। आठ नंबर वो लोग हैं सर जो हमारे लिए काम करते हैं, हमारे सर्वेंट है, जिनको हम सैलरी दे रहे हैं। और नौ नंबर सर वो लोग हैं जो एक ड्रेस कोड वाले काम करते हैं, जैसे पुलिस वाले, आर्मी वाले, डॉक्टर है, नर्स है, वकील है। हम्म। तो ये वो लोग हैं सर, मतलब इनके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हो। और दूसरा, अगर हम घर में बात करें तो हमारा भाई मंगल जो है नौ नंबर, वो भाई का भी कारक है सर। तो उनसे अच्छे रिलेशन हो। हम दुनिया भर के उपाय कर रहे हैं, वो भाई से रोज झगड़ा हो रहा है। मतलब छोटी छोटी बातों को, प्रॉपर्टी को लेके रोज झगड़ा कर रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। तो कितना ही हम मंगल के उपाय कर ले सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भी आपने दो उपाय बोले, एक पे पिता और दो पे माँ। ठीक है। जी दो पे माता। कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे रोड एक्सीडेंट में या किसी में जिसके बच्चे के माँ बाप ही नहीं है ना, उस कंडीशन में वो क्या करे? भाई माँ बाप तो है ही नहीं मेरे। सर, उस कंडीशन में वो ऐसा कर सकते हैं कि भाई माँ नहीं है तो माँ तुल्य। अच्छा। हमारी मौसी हो गई घर में, है ना, हम्म। नानी हो गई, हम्म। दादी हो गई। मतलब माँ नहीं है तो माँ के समान जो भी हमारे घर की स्त्री है, या पिता नहीं है तो ताऊ जी हो गए घर में, चाचा हो गए, पिता के दादा हो गए, नाना हो गए। मतलब आपका वो कैमरा रिश्ते। बंद हो गया नीलेश जी, आपका कैमरा बंद हो गया है। एक सेकंड से। जी। नहीं, अभी बंद है। हाँ सर। जी, अब चालू। सॉरी। तो वो लोग सर जो हमारे पिता नहीं है तो पिता तुल्य लोग हैं। तो क्या उसमें हम सास ससुर को कंसीडर कर सकते हैं? हाँ सर, आफ्टर मैरिज तो सास ससुर भी मतलब इक्वलेंट ही है। अगर हम चाह रहे कि हमारी वाइफ हमारे माँ बाप की इज्जत करे, तो हमें भी उनके माँ बाप की इज्जत करनी है। तो तो वो मतलब उनको इक्वलेंट कंसीडर ही है सर। किया जा सकता है। बिल्कुल सर। अगर नहीं है उस कंडीशन में। और वैसे तो सर देखिए, जो भी रिश्ते हैं सर, चाहे वो सास ससुर हो, चाहे हमारे फादर मदर हो, चाहे कोई भी हो, हमको उनके साथ हमेशा पोलाइट रहना ही चाहिए सर। क्योंकि आज हमारा जो भी अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं उनके कारण ही है। क्योंकि आज हम सक्सेस है, लेकिन हम इस चीज को नहीं कंसीडर करते कि इस सक्सेस के पीछे हमारे मदर फादर ने कितनी रात मेहनत करी है, कितना सही बात। सेक्रीफाइस किया है लाइफ में। कितनी बार माँ बाप खुद भूखे रह के हमको हमारी पसंद की चीजें दिलाई हो। सही तो ये बात है। उस सेक्रीफाइस को अगर हम समझते हैं सर, तो रिलेशनशिप में हमारे एंड से तो हमको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक क्वेश्चन और है कि आपने बोला कि एक वाले को फादर की इज्जत करनी चाहिए, दो वाले को मदर की इज्जत करनी चाहिए। अब फादर मदर दोनों ही बच्चे के अगेंस्ट है, या दोनों ही बहुत झगड़ालू हैं, बच्चों के साथ बात ही नहीं, उनका बिहेवियर ही बहुत गलत है, अब क्या करे बच्चा?
बच्चा तो चाहता है कि माँ आपसे गले लगे। आपने बोला बच्ची को कि रोज माँ से गले लगो, माँ चाहती नहीं बच्ची मेरे गले लगे, अब क्या करे? तो देखिए क्या होता है, जब हमारे पास कोई कंसल्टेंसी के लिए आता है तो बेसिकली दो चीजें मैंने, मतलब मेरा अनुभव ये बोलता है। एक तो सर, हम जो उनको बोलते हैं, मतलब जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ हम कितने स्मार्ट हो सर, हम उसको सजेस्ट नहीं करते। उसने जो दवाई दी है, हम चुपचाप आते लेते खा लेते हैं। इधर तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, और जाएंगे तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। तो वैसे ही सेम हमारा प्रोफेशन है सर, कोई हमारे पास आया तो एक तो वो हम पे पूरा भरोसा करता है, और कोई ज्यादा अगर ऐसा मतलब बताता है कि भाई मुझे भी पता है, मैंने भी यूट्यूब से देखा है, तो फिर मैं बोलती हूँ कि भाई आपको सब पता है तो रेमेडीज भी आप खुद यूट्यूब से देख के कर लो। है ना सर? तो एक तो वो चीज रहती है। दूसरा क्या होता है, जब हम बैठते हैं तो सर हम कंसल्टेंसी के साथ साथ काउंसलर भी होते हैं। आज हम अगर उस रिलेशन को सुधार रहे हैं तो उसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है सर। आज मैंने मतलब वो उनकी सिंगल चाइल्ड है सर। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो उनकी मदर से, तो भाई आप बच्चे की खुशी चाह रहे हो, बच्चा भी आप चाह रहे हो कि भाई इसकी शादी हो जाए, सेटल हो जाए, सारी चीजें हो जाए, और बच्ची भी ये चाह रही है कि भाई उसकी भी आगे की लाइफ अच्छी रहे। तो कुछ आपको भी कंसिडर करना पड़ेगा, कुछ बच्चा भी करेगा। तो मैंने उनको वही बोला, मैंने कहा आप जब भी ये आपके गले लगे ना, आप इसको खूब प्यार करो जैसे आप बचपन में करते थे। तो बोले हाँ बचपन में तो भाई, मैंने कहा देखो कोई भी माँ बाप आज सब 1 साल का बच्चा या 6 महीने का बच्चा होता है तो वो मतलब अनलिमिटेड उससे प्यार होता है सर। मतलब 2 साल 3 साल तक भी बच्चा अगर बाहर से आता है, दौड़ के आता है, स्कूल से आता है, तो माँ बहुत लाड़ करती है। तो सही मैंने बात है। कहा आप आज भी अपने बच्चों को वैसा ही प्यार क्यों नहीं कर सकते? आपके गले लग रही है, आप इसको खूब ब्लेसिंग दो, खूब प्यार करो। भाई आप क्यों नहीं, आप ही का बच्चा है ना। सही आज बात है। वो ठीक है, वो आपकी बात नहीं मान रही, तो ये चीजें सर, जैसे कोई चीज बनने में टाइम लगता है वैसे चीजें बिगड़ती भी एक दिन में नहीं है। तो धीरे धीरे बिगड़ती हैं। तो मैंने कहा ये जब इसने पहली बार आपके अगेंस्ट बात करी होगी तो आप ये भी तो देखो कि आपने क्या बोला होगा। सही आपने बात है। कुछ ऐसी बात करी होगी जिससे ये हर्ट हो गई, और इसने आपको रिप्लाई किया उस चीज का। तो वही आपको ये सोचना चाहिए था कि मैंने इससे किस रफ टोन में बात करी थी। तो सर वाइजा वर्सा, जब हमारा और मतलब आपका दोनों का उद्देश्य है कि भाई जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, तो फिर वो सर मानते हैं। हम्म। ठीक है। एक चीज और बताइए कि अक्सर ऐसे केसेस आते हैं कि जहां पर आज की तारीख में, जैसे आपने एक बहुत अच्छी चीज बोली कि ज्यादातर क्लाइंट ज्ञानी बन के आते हैं हमारे पास कि साहब मैंने यूट्यूब पे देख लिया, मैंने गूगल से मिला लिया, इतने गुण मिल गए जी, मेरे तो 28 गुण मिल रहे हैं। आपके पास कुंडली दिखाने आए हैं, फिर खुद ही बता रहे हैं मेरे 28 गुण मिल गए। हाँ हाँ। ये गुण मिलान जो है, ये कुंडली में कितना योगदान रखता है? क्या इसकी इंपॉर्टेंस है गुण मिलान? सर देखिए गुण मिलान योगदान रखता है। मैं जो मतलब पर्सनली बताता हूँ आपको, जो मैं कंसिडर करता हूँ, एक्चुअली सर मैं गुण तो मिलाता हूँ। गुण मेरे हिसाब से तो 18 भी मिल जाए तो भी ठीक है, 22 भी, 24 भी, क्योंकि 36 गुण मिले हैं। लेकिन वो सक्सेस हो शादी ऐसा जरूरी नहीं है। मैं वेरी गुड, इसमें बहुत केवल बढ़िया। एक चीज पे ज्यादा फोकस करता हूँ सर, नाड़ी दोष नहीं होना चाहिए। ओके। क्योंकि अगर सर कुंडली में नाड़ी दोष है तो वो आने वाली जनरेशन को, बच्चों में कहीं ना कुछ इश्यू होता है सर। या ठीक तो है। वो मेंटली कमजोर होगा, या फिजिकली कुछ इश्यू होगा, है ना, या कोई बड़ी बीमारी साथ में लेकर आएगा। तो मेरा पूरा फोकस ये होता है कि सर नाड़ी दोष ना हो उसके अंदर। जो नाड़ी के गुण है 8, वो पूरे कंप्लीट उसमें होने चाहिए। होना चाहिए। अगर नाड़ी दोष है और गुण भले ही 30 32 भी मिल जाए तो मैं कह दूंगा कि भाई आपके जो है वो बच्चे में कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। तो ये होता है सर, नाड़ी दोष को मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ उसमें। मतलब गुण मिलान से ज्यादा आप नाड़ी दोष पे ज्यादा इंपॉर्टेंस वो फेवर क्योंकि करते सर वो क्या है, जेनेटिक हो जाता है ना, नाड़ी दोष मतलब वो जेनेटिक है पूरा। तो उसमें अगर जेनेटिक कोई इश्यू है तो वो फिर आ जाएगा सर, डीएनए मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा वहां पे। जैसे हैं। सर अब क्वेश्चन। अपन, जी। जी, जैसे सर अपन बोलते हैं ना हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कि भाई सेम गोत्र में शादी नहीं करना चाहिए। नहीं कर सकते जी। तो उसका उसके पीछे भी जो साइंस है वो यही है सर। क्योंकि वहां पे क्या है, डीएनए डिस्टर्ब हो जाएगा।
हम हम्म। दूसरे गोत्र में करते हैं तो डीएनए हमारा मैच होके एक नई जनरेशन को क्रिएट करता है। जरूर। लेकिन हम वेट कर। सेम जनरेशन अगर सेम गोत्र में शादी करेंगे तो हमारा डीएनए है उसमें बच्चों में इश्यू आएगा सर। शादी तो हो जाएगी और बच्चों में फिर वो जेनेटिक इश्यूज आएंगे। और इसका सर एक बड़ा सटीक एग्जांपल है सर पाकिस्तान। हम्म। पाकिस्तान में वो अपनी रियल सिस्टर से शादी कर लेते, अपनी कजिन से शादी करते। वहां जितने भी बच्चे सर वो वर्ल्ड के सबसे ज्यादा 20% से ज्यादा जेनेटिक इश्यू है वहाँ। मेंटली रिटायर्ड बच्चे सर वहाँ मैक्सिमम। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो उसके और जो पीछे सर साइंस ही है जी। लव मैरिज करते हैं उनका क्या है भाई? यहाँ तो आपने बता दिया नाड़ी दोष है, गुण मिलान है। जो लव मैरिज करते हैं उनके तो कोई वो देखते ही नहीं, ना गुण ना नाड़ी ना कुछ भी नहीं देखते, फिर भी बहुत अच्छी सक्सेसफुल जाती है मैरिज। सर अगर हम टोटल परसेंटेज में बात करें तो ऐसा मुश्किल से 10-12% का ही रेशियो है सर। बाकी सक्सेस तो क्या वाला। सर शादी करते हैं और शादी करके फिर वो तलाक के लिए वकीलों के चक्कर ही लगते हैं। जी जी जी। मतलब सर 80%, 85% जो अनसक्सेस है उसका कारण ही वही है सर। क्योंकि ना हमने नेचर देखा, ना हमने गुण मिलाए, ना हमने नाड़ी देखी, ना हमने न्यूमरोलॉजी से कंसल्ट किया। मतलब वो हमारी एनर्जी एकदम टोटल डिफरेंस है। तो उसके बाद शुरू शुरू में तो ठीक है और उसके बाद फिर वही होता है सर। इसीलिए देखिए आज की डेट में समाज में जितने जी। शादी कराने वाले लोग हैं उससे ज्यादा तलाक करने वाले वकील हैं। ठीक है। मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट आता है क्या लाइफ में? आता है सर। आता है। मोबाइल नंबर का भी इफेक्ट आता है सर। मोबाइल नंबर में एक्चुअली ये होता है कि अ, जैसे मैंने कुछ नंबर्स पे काम किया हुआ है सर। तो मेरा मानना है कि अगर मोबाइल नंबर में एक्चुअली जो 10 डिजिट होते हैं उसको हम अगर पेयर बनाए तो 9 पेयर बनते हैं सर टोटल। तो 9 पेयर में आखिरी के 3 पेयर हमारे पास अच्छे होने चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद सर जो लास्ट नंबर होता है वो भी बड़ा मतलब इफेक्ट डालता है टोटल नंबर्स पे। आगे की जो 3-4 नंबर होते हैं वो कम इफेक्टेड होते हैं क्योंकि वो सीरीज होती है। लेकिन आखिरी के जो नंबर है सर, मेरे एक स्टाफ ही था सर, वो लेडी थी, उसके पास आखिरी में 2 नंबर आ रहा था, मतलब डबल 2 आ रहा था ऐसे करके। हम्म। तो मैंने शुरू में तो मैंने ज्यादा मार्क नहीं किया, बट एक बार एक दो बार मैंने लगातार देखा कि उसके पास जितने भी कॉल आते हैं सब सर रोने वाले। मतलब हर आदमी अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और वो जब वो फोन रखता है तो वो लड़की रोने लगती थी। तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, तीसरी बार मैंने उससे पूछा, मैंने क्या बात है तुम एकदम किसका फोन आता है कि रोने लगती हो? तो बोले सर मेरे पास तो सारे फोन आते हैं, कभी मौसी का, कभी मम्मी का, कभी किसी का, कभी पड़ोसी का, और वो सारी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो फिर मुझे ही रोना आ जाता है। तो लास्ट में डबल 2 आने से या 2-2 आने से तो उसके पास वैसे फोन आते हैं। तो फिर मैंने उसको ये बोला, मैंने तुम नंबर चेंज करो अपना और लास्ट में ऐसा लाओ कि तुम्हारे पे 2 नहीं रहे लास्ट। तो था नंबर का इफेक्ट तो देखा गया है इससे। फर्क पड़ता है। हाँ पड़ता है सर, बिल्कुल पड़ता है। आप वास्तु भी डील करते हैं ना? हाँ सर वास्तु, अभी मैं वास्तु में बहुत परफेक्ट नहीं हूँ बट करता हूँ काम, जरूरत पड़ने पे बता। क्या वास्तु का इम्पैक्ट आता है लाइफ पे? हाँ सर आता है। क्योंकि तो देखिए सर हम अपने अपने जो है लाइफ का मतलब अब पर डे की हम बात करें तो पर डे का हम 50% टाइम हमारे घर में स्पेंड करते हैं और 50% हम बाहर करते हैं ऑफिस में या जो भी हमारा कार्य क्षेत्र है उसमें करते हैं। तो कार्य क्षेत्र कई बार सर हमने देखा लोगों के साथ एक शिकायत होती है कि कार्य क्षेत्र में तो वो बहुत अच्छा कर रहे थे सब, और हाँ। लेकिन जैसे ही घर में एंट्री करते हैं बहुत चिड़चिड़ा हो गए, मूड एकदम चेंज हो जाता है, बहुत डल हो जाते हैं, मतलब वो चीजें वहां पे आती है। आती है। तो हाँ सर, तो इसमें फिर ये देखा गया कि ऐसी क्या बात थी कि भाई आपकी ड्यूल पर्सनैलिटी हो गई। बाहर तो आप लोगों से बड़ा हंस हंस के बात कर रहे हो, घर में आके चिड़चिड़ा जबन चालू हो जाता है। तब ये देखा गया कि सर कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वास्तु इफेक्टेड है। क्योंकि जहां हम रहते हैं उस जगह की एनर्जी भी हमारे लिए मायने रखती है। लेकिन पुराने जमाने में अगर बात करें तो उस समय पे तो आप देखें कि एक बड़ा सा घर हुआ करता था कि चौक के बीच में तुलसी जी का पौधा लगाया जाता था। लेटरिन और बाथरूम दोनों सेपरेट हुआ करते थे। अगर वास्तु की एक्चुअल सिद्धांत पे बात करते हैं तो वास्तु तो कहता है लेटरिन और बाथरूम साथ होने ही नहीं चाहिए, है ना? और आज जैसे आप भोपाल में रहते हैं, मैं जयपुर में रहता हूँ, तो मेट्रो सिटीज में तो जो फ्लैट कल्चर आ रहा है उसमें तो घर के अंदर ही टॉयलेट्स हैं और दोनों कंबाइंड है।
तो एक तरह से ही वास्तु के अगेंस्ट नहीं है। बिल्कुल है सर। पुराने जमाने में क्या होता था, एक्चुअली क्या होता है, वास्तु में ब्रह्म स्थान का बहुत महत्व होता है। तो जी। ब्रह्म स्थान पुराने जमाने के लोगों को पता था, मतलब जो हमारे एंसेस्टर थे, जी। उनको, उन्होंने कभी वास्तु पढ़ा नहीं था, बट उनको ये पता था कि भाई बीच में आंगन होना चाहिए और तुलसी हम्म। का पौधा होना चाहिए। तुलसी का पौधा और होना चाहिए। आज भी सर तुलसी का पौधा अगर आपके घर में है तो वो 70% वास्तु के दोष को खत्म करता है। जी। अकेला तुलसी का प्लांट अगर आपके घर में है और हरा भरा है तो वो हम्म। मैक्सिमम वास्तु के दोष को खत्म कर देता है सर। ठीक है। तो वैसा ही है सर, अब चूंकि टाइम चेंज हो रहा है, लोगों का प्रायोरिटी चेंज हो रही है, तो उस प्रायोरिटी के हिसाब से अब जगह ही नहीं बची इतनी कि हम इंडिपेंडेंट घर बना लें और इतने बड़े बड़े बना लें। उस हम्म। जमाने में सर हमारे घर में मतलब टॉयलेट्स होते नहीं थे सर, बाहर हम्म। जाते थे। बाहर तो अब जाते थे। स्वच्छ स्वच्छ भारत अभियान के तहत बाहर अब जाने का मनाही हो गई है, अब घर के अंदर ही है सर। तो अब हम ये देख सकते हैं कि सर हम 100% वास्तु स्पेसिस तो काम नहीं कर पाते, बट हम ये देख लें कि कुछ जो जोन है, उस जोन में ये चीजें जो निगेटिव इफेक्ट डालती हैं वो ना है। जैसे हम्म। ब्रह्म स्थान पे कोई पिलर ना हो, कोई स्टेयर्स ना हो, है ना, या ब्रह्म स्थान पे कोई हैवी चीज ना हो, तो वो हम बचा सकते हैं। या जैसे नॉर्थ ईस्ट है या साउथ वेस्ट है, उसमें टॉयलेट्स ना हो, क्योंकि जो एनर्जी का फ्लो है इनर और आउटर, वो फ्लो पूरा सही चले। तो कोशिश ये रहती है सर कि बहुत सारी चीजें जो आज की परिस्थितियों के हिसाब से, उसमें हम वास्तु को यूज करके कुछ हद तक उसको रिलैक्स कर सके। क्या किसी भी जगह पे पूरा 100% वास्तु हो सकता है? 100%? सर 100% वास्तु करना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली क्या होता है सर, उतना ना तो हम वैसा कंसीडर करते हैं। अब अगर 100% वास्तु हमको करना है तो हमको घर के बाहर ही टॉयलेट बनाने, घर में तो हमारे पास है ही नहीं, बाउंड्री के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। जी। तो वो पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि जो 100% वास्तु कराएगा वो करोड़पति होगा, तो वो हम्म। चाहेगा नहीं कि भाई उसके घर के या वो खुद बाहर जाके टॉयलेट करे। उसको तो अटैच लेट बाथ चाहिए ना सर। तो 100% तो संभव नहीं होता है, लेकिन सर जो मेन चीजें हैं उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। जो उसको हम मोटा कर मोटी सकते चीजें हैं, जैसे ब्रह्म स्थान हम क्लीन रख सकते हैं, साफ कर सकते हैं सर, है हैं। ना। दूसरा, हम अपना जो मेन डायरेक्शन है हमारी, नॉर्थ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, या साउथ ईस्ट है, अग्नि, तो जो जो हमारे मेन डायरेक्शन है हम उसमें थोड़ा सा देख लें कि वहां कोई मेजर मिस्टेक ना हो। हम्म। नीलेश जी, एक आम आदमी जिसे हम लोग कहते हैं कि जो आम आदमी मतलब जो जॉब करता है प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, जो बेचारा 20-25 हजार रुपये महीने कमाते हैं, है ना, या और आज की तारीख पे देखें तो 150 करोड़ की आबादी है, मैक्सिमम वही लोग बाग हैं जो जिसे हम आम आदमी जी। कहते हैं। जी। उसके लिए किसी वास्तु, उसके लिए कहते हैं ना, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नीड है, वो सपना होता है कि मेरा कभी शायद मेरा एक कमरा हो पर मेरा हो, मैं उसको अपना बोल पाऊँ, एक कमरा हो। उसके लिए बड़ा टिपिकल है किसी वास्तु वाले को हायर करना, है ना, उसके बड़ा टिपिकल है किसी न्यूमरोलॉजिस्ट को हायर करना, कंसल्ट करना। वो आदमी क्या करे, वो कहाँ जाए? उसको तो बेचारे को नॉलेज नहीं, उसको तो बस एक सपना है मेरा कि मेरा घर हो, बस कैसा भी बन जाए मेरा घर आ जाए। अब वो बात की बात है कि वास्तु कैसी होगी, क्या होगी, नंबर कैसे होंगे, लेकिन इस वक्त तो उसका सपना उसको बोल रहा है उसकी कि भाई मुझे एक सपना पूरा करना है। उस कंडीशन में क्या बोलते हैं आप? सर देखिए, ये सारी चीजें जो थी, अगर मैं बहुत, मतलब आज से करीब ये मान लीजिए 1000-2000 साल पहले की बात करता हूँ, तो उस जमाने में जो भी अकल्ट का क्षेत्र था, मतलब ज्योतिष थे या अ, वास्तु वाले थे या जो पामिस्ट थे या जो भी थे, वो केवल एक राजा महाराजाओं के लिए या एक अपर क्लास के लिए ही अवेलेबल थे सर। ठीक है। उस जमाने में भी आम आदमी के लिए नहीं था सर। और आज के लिए भी ज्यादातर वही है सर, आम आदमी के लिए नहीं है। जो जो आदमी रोज लेबर का काम कर रहा है वो इन चीजों को कंसिडर भी नहीं करेगा, मानेगा भी नहीं, और वो इंटरेस्टेड भी नहीं होता सर। किसी लेबर को अपन अगर बोले कि ला भाई तेरा हाथ दिखाओ तू है, तो वो सर उस चीजों में बहुत विश्वास नहीं इंटरेस्टेड है, नहीं होता है। सही सही बात है। तो ये सर, ये सारी चीजें उनके लिए सर जिनके पास पैसा है या जिनके पास वो चिंता है कि भाई आने वाले टाइम में मेरा ये जो है सब चीजें रहे या इससे बेटर हो जाए। जो हम्म। मजदूर है सर, वो तो रोज, उसको तो ये लगता है भाई आज 200 रुपये मिल जाए, आज के खाने की व्यवस्था हो जाए, कल की कल देखेगी।
तो सर ऐसे आदमी का तो वह शनि महाराज भी क्या करेंगे। ठीक है। ठीक है जी, तो आपके हिसाब से नंबर्स वगैरह इस सब का फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है सर। नंबर्स का क्या घर पे भी और व्हीकल पे भी फर्क पड़ता है? हाँ सर, इस पे भी होता है। और एक्चुअली क्या होता है सर, देखिए जहाँ हम नंबर्स को चेंज नहीं कर सकते वहाँ बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि व्हीकल्स जो हमको अलॉट हो गया वो मिल गया नंबर। या तो ठीक हम है। पेड नंबर ले, फिर बहुत चॉइस का नंबर ले, वो हर आदमी ले नहीं सकता। वो ले नहीं सकता है ना। तो जो नंबर मिल गया वो ठीक है। अब इसमें घर में भी ऐसा ही है सर, जो बिल्डर से हमने लिया वो हमारे हिसाब से नहीं चलेगा। बट इसमें सर मैंने एक चीज मार्क करी है, कि जो डेस्टिनी होती है वो आपके आसपास वही नंबर देती है। जैसे मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ सर, मेरा जो ड्राइवर नंबर है वो 3 है, जुपिटर का। तो मेरे घर का नंबर भी बाय डिफॉल्ट 3 है। मेरी कार का भी जो टोटल नंबर आता है वो 3 पे आता है। तो डेस्टिनी भी हमको वहां पे ले जाती है सर। और अगर मान हम्म। लीजिए किसी का वाहन नंबर गड़बड़ हो गया, तो फिर हम उसको रेमेडीज देते हैं। मान लीजिए हम्म। 8 नंबर टोटल आ गया, शनि का आ गया, तो फिर शनि हनुमान जी की रेमेडी होती है वहां पे, हम्म। है ना। तो उस टाइप से रेमेडी के थ्रू हम उसकी जो एक्सीडेंट के चांसेस है या जो नुकसान के चांसेस है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो मतलब जो बीमारी है तो उसका सॉल्यूशन भी है हमारे पास, हाँ सर, बिल्कुल। है ना? बीमारी है तो सॉल्यूशन भी देंगे आप। ठीक है। तो अगर अब बात करें आज के तारीख में कि जिस तरीके से ये वाइड वाइड स्कोप में बढ़ रही है ऑकल्ट साइंस, जिस अलग अलग जो मॉडलिटीज आ रही है सबको आ रही है, आपको एज ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कौन सी मॉडलिटी करती है? ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, या और भी जितनी विद्याएं आ रही हैं, आपको क्या दिल से अट्रैक्ट करती है? सर मैं सबसे ज्यादा, मैं बिल्कुल 100% या अगर मैं मानता हूँ, तो मैं पामिस्ट्री पे ज्यादा भरोसा करता हूँ सर। वेरी क्योंकि गुड। वो मेरे सामने है सर। वहां पे आदमी कोई मैनिपुलेटेड नहीं कर सकता सर, जो भी है उसका हाथ सामने है सर। तो वहां पामिस्ट्री, पे जी। पामिस्ट्री और फेस रीडिंग, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? सर पामिस्ट्री में हम हाथ देख के बात कर सकते हैं। फेस रीडिंग में चेहरा देखते हैं। फेस रीडिंग में चेहरा होता है सर, और फेस रीडिंग में कई बार क्या होता है सर, कि वहाँ मैनिपुलेशन हो सकता है। जैसे एक्टर्स होते हैं सर, एक्टर्स के हर शॉट में या हर मूवीज पे अलग अलग एक्सप्रेशन हो सकते हैं। ठीक तो है। कोई बहुत मजा हुआ है, मतलब है ऐसा स्ट्रांग जिसका मन है, वो वही चाहेगा सर, वो वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है। ये फेस में एक ड्रॉबैक है सर। लेकिन हाथ अच्छा। में वो कुछ मैनिपुलेटेड नहीं कर सकता ना, वो अपने हाथ से लाइनें थोड़ी बना के ला सकता है। हाँ सही बात है, मतलब आपका कहना यह है कि फेस पे वो अपने फेस के एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकता है। हाँ सर, अगर जैसे मैं दिखाना चाहूंगा कि मैं बहुत दयालु हूँ, तो मेरे चेहरे से काइंडनेस टपकेगी, जबकि अंदर से मैं बहुत खराब हूँ। तो समझ वो गया शो कर सकते हैं सर, वहाँ एक पॉसिबिलिटी है। मैं। लेकिन जो आप जो एक जो फेस रीडर है तो उनके पास भी तो वो शायद पारखी नजरें होंगी जो पहचान पाएंगे कि ये मैनिपुलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है? हाँ सर, हो सकता है भाई, उस विधा के जो एक्सपर्ट है सर, वो हाँ। वो उन चीजों को पकड़ सकते होंगे जो भी उसके माइनस पॉइंट है। है ना? जी। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि फेस के साथ फिर भी शायद, और ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि फेस के साथ फिर भी शायद भाव भंगिमाएं चेंज की जा सकती है, पर हाथ में तो आप क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते हाथ में तो। हंसते गाँव में तो आप कुछ कुछ भी ज्ञान नहीं लगाइए, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं करना भी चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता इसमें कि भाई हाँ मुझे सर, और दूसरा क्या है, जैसे जैसे मान लीजिए मुझे लग रहा है कि कोई पेन के निशान है, कोई डॉटेड है, तो मैं वॉश करवा लेता हूँ कि जाइए आप पहले हाथ धो के आइए साबुन से अच्छे से। हम्म। तो हम्म। वो हम्म। करा हम्म। सकता हूँ। फेस तो वो हम्म। धो भी लेगा, लेकिन वो अंदर से स्ट्रांग है तो वो पता नहीं चलेगा सर। तो पामिस्ट्री आपको ज्यादा अट्रैक्ट करती है? हाँ सर, मतलब मैं पॉनेस्टी पे जो मेरा प्रिडिक्शन है, मैं बिल्कुल 100% बोल सकता हूँ कि भाई ये चीजें है। एक चीज और देखी बाकी गई तो है कि जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जी। जिसको हम लोग मतलब देशी आज के आम आदमी की भाषा में तो पंडित जी बोलते हैं, भाई पंडित है, भाई आप क्या हो, ज्योतिषी हो, है ना? आप बोल दो कि मैं जी। न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, पर एक आम आदमी को समझ में नहीं आता न्यूमरोलॉजिस्ट क्या होता जी। है ना? तो उसको तो वो ये कि भाई ज्योतिषी है ना, कि भाई मेरे ऊपर एक नीलेश जी रहते हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं, चले जाना। जी। आप वो ये नहीं बोले कि न्यूमरोलॉजिस्ट रहते हैं कोई भी, है ना? तो उसको पता ही जी। नहीं। लेकिन एक अक्सर एक चीज देखी गई नीरज जी, कि एस्ट्रोलॉजर अपने बच्चों को एस्ट्रोलॉजर नहीं बनाना चाहता।
डॉक्टर अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर अपने बच्चे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहता है ना, लेकिन एस्ट्रोलॉजर अपने बच्चे को वहां नहीं डालता, ऐसा कारण क्यों है? सर उसके पीछे जो मुझे समझ में आता है वो दो कारण है सर बेसिकली। पहला तो सर इस विधा में जितनी मेहनत है उसके हिसाब से सर पैसा नहीं है। अच्छा। है ना, मतलब मुझे नहीं लगता कि जैसे आज हम डॉक्टर है, डॉक्टर हमको 2 मिनट 3 मिनट देता है ओपीडी में और 1,000 रुपए लेता है इससे। जी। हम उसको 2 घंटे भी देते हैं ना, तो भी वो बाद में कई बार क्वेरी करता है। और वो मतलब अगर 1,100 रुपए भी दे रहा है तो उसको मन में कहीं फील होता है कि मैं बहुत ज्यादा दे रहा हूँ। ओके। तो एक तो सर फाइनेंशियल पार्टी की बहुत ज्यादा इसके अंदर पैसा नहीं है। कुछ एक ब्रांड है इंडिया में जो करोड़ों रुपए कमा रहे, लाखों रुपए कमा रहे, लेकिन सर वही बात है कि भाई कि लाखों करोड़ों में से सचिन तेंदुलकर तो एक आध ही बनते। तो आम आदमी के लिए सर वो है। दूसरा सर, देखे तो सोसाइटी में सर बहुत ज्यादा रेपुटेशन नहीं है। अगर आज मैंने अपने बच्चे को ज्योतिष बनाया है तो उसको शादी करनी है तो शायद ऑप्शंस कम हो जाए, ओके। लेकिन वो डॉक्टर है तो उसके पास ऑप्शंस बहुत है। तो समाज में हम्म। उतना स्वीकार्य नहीं है। और दूसरा सर फाइनेंशियल इशू है सर। आपको लगता है आज भी ये फाइनेंस वाला इशू आज भी बरकरार है? है सर, बहुत सारे लोग हैं सर। मतलब ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि यार या तो ये मुझे फ्री में बता दे, है ना, मतलब दोस्ती यारी में बता दे मुझे। और उसमें सर जैसा भाई मेरे एक दो क्लाइंट्स हैं, अब वो मुझसे ये उम्मीद करते हैं सर कि 6-8 महीने पहले मैंने उनको हाथ दिखाया तो मेरे को याद होगा। जबकि हाँ। मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं रोज 4-5 कंसल्टेंसी करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता। तो वो ये बोलते सर आपको पंडित जी आपको दिखाया तो था, आपको तो याद होगा ना, आपको करना है क्या, बस अब मुझे ये बता दीजिए कि मेरे को अभी ये तबीयत इश्यू चल रहा है वो कब तक ठीक हो जाएगा। है ना, तो मैं उनसे वही बोलता हूँ कि भाई आप अकेले क्लाइंट नहीं हो कि मैं इतना याद रख पाऊँ आपका हाथ और ऐसा। या फिर वो ये बोलेंगे सर छोटी सी तो बात है आपके लिए तो 2 मिनट है। तो मैंने कहा मैं जब भी आपका हाथ देखूंगा या कुंडली देखूंगा या न्यूमरोलॉजी पे जाऊंगा तो मुझे तो फिर जीरो से प्रोसेस करनी पड़ती है। भाई सही आपका बात। क्वेश्चन भले ही छोटा सा है कि मैंने एग्जाम दिया है, मेरा इसमें पास हो जाऊंगा नहीं हो जाऊंगा, या इंटरव्यू दिया है नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, आपका क्वेश्चन तो छोटा था, पर मेरी तो प्रोसेस पूरी है। हाँ, मेरी मेहनत तो पूरी लगेगी। मेहनत तो पूरी लगती है। तो अब उसमें मैं उनसे दोबारा बोलूं कि भाई मेरी कंसल्टेंसी 2,100 रुपये या 1,100 रुपये, तो वो फिर मतलब मना वो नहीं बहुत करते। खुश नहीं होते। उनको लगता है अरे छोटा सा ही तो क्वेश्चन था। हम्म। तो यहाँ पे सर फाइनेंशियल इश्यूज तो आते आते हैं। आते चैलेंजिंग तो है सर। वास्तु का अगर मैं किसी के घर पे जा रहा हूँ विजिट कर रहा हूँ, मैं 11,000 रुपये फीस मांग रहा हूँ। अरे आपने तो जरा सा ही तो बताया 11,000 क्या होते हैं। लेकिन ऐसे हैं? ऐसे वास्तुकार भी जो लाखों में फीस ले रहे हैं। सर करोड़ों में लेते हैं। हाँ। अभी एक है प्रतीक गोयल करके, उन्होंने अभी सिंगल 15 करोड़ का चेक सिंगल एक एक कंसल्टेंसी का लिया है। नहीं, वो तो केवल एक र्यूमर था। नहीं सर, उन्होंने तो शो भी किया, इनकम टैक्स में उस साल का रिटर्न भी भरा है शायद। तो हाँ, वो उसको किसी नहीं, लेके वो एक्चुअली किसी फैक्ट्री का था। तो हालांकि वो ऐसा कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, क्योंकि 1,000 करोड़ की अगर फैक्ट्री है और वो 15 करोड़ ले रहे, तो परसेंटेज वाइज तो 1.5% ही हुआ। तो हम्म। बहुत बड़ा डील वैसे नहीं है, लेकिन सिंगल चेक मिलना वो बड़ी बात है। वो बड़ी बात है, 15 करोड़ का, सही बात है। भाई 1,000 करोड़ का, मेरी मान लीजिए 1,000 करोड़ की फैक्ट्री है और वो काम चलते चलते बंद हो गया और उसके कारण से वो चालू हो गया, तो मैं 1.5% देना मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। बट ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए बड़ी बात है कि उसको 15 करोड़ रुपए सिंगल कंसल्टेंसी के मिल गए। सही बात है। यस। तो सर मिलते सारे लोग हैं, मैं ऐसा नहीं बोलता कि सारे लोग खराब है। बट फिर भी जो आपका एक्चुअली क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे ये इशू आता है सर। दूसरा सर थोड़ा सा अभी भी सोसाइटी में उतनी सम्मान इज्जत नहीं है जितनी मिलनी चाहिए इस प्रोफेशन को। हम्म। आज भी सर डॉक्टर है वकील है तो उनको लोग इज्जत देते हैं। बट बस ये अकल्ट वाले को उतनी वैसी इज्जत नहीं मिलती। जो जानता है जो फील्ड का है वो तो मानता है, पर आम हम्म। आदमी के लिए तो वही है कि पंडित हम्म। जी है। हम्म। तो क्या ऑकल्ट वाले जो पर्सन हैं उनके उनके साथ भी उनके कर्म और उनकी सारी डेस्टिनी नंबर और ये सब चीजें काम करती हैं?
बिल्कुल करती है सर, और उनके साथ तो ज्यादा करती है। अच्छा। क्योंकि सर क्या होता है सर, देखिए ये एक्चुअली पार्वती जी ने इस विद्या को तो शापित करा है, आपको पता ही। हम्म। तो हम्म। ज्योतिष तो शापित विद्या है। अब अगर हम ब्रह्मा के विधान में कुछ रेमेडी के थ्रू या कोई इंटरफेयर कर रहे हैं, और वो बंदा कुछ गलत कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस दोष के भागी बनते हैं सर। हम्म। तो कहीं ना कहीं हमको भी ये होता है कि इसीलिए सर, अगर जो इसका एक जो पार्ट होता है तंत्र वाला, अगर कोई तांत्रिक तरीके से या तंत्र के माध्यम से कोई रेमेडी देता है, तो उसका साइड इफेक्ट, उसका रिवर्स इफेक्ट उस बंदे पे जरूर आएगा सर, जिसने किया है। हम्म। तो इसीलिए सर जो अंतिम समय होता है तांत्रिकों का खासकर, वो बहुत खराब होता है, क्योंकि वो पूरे हिसाब हो जाते हैं वहां पे। पूरे हिसाब हो जाते हैं। तो हम लोग तो खैर वैदिक देते हैं भाई, हम तो गाय को चारा खिलवा रहे हैं, तुम नहीं खिलाओगे तो भी हमको उसका बैकफायर नहीं होगा। समझ खिलाओगे गया। तो फायदा है, नहीं खिलाओगे तो हमारा नुकसान ही है, क्योंकि हमने कोई गलत आपको रेमेडी नहीं दी। लेकिन जो तंत्र वाले वो दूसरों के लिए करते हैं, तो सर उसका इफेक्ट आता है। उसका इफेक्ट आता है। जी सर। हम्म। तो आपके निगाह में तंत्र ज्यादा उचित है, मंत्र ज्यादा उचित है, या यंत्र ज्यादा उचित है? सर सबसे फास्ट अगर हम इफेक्टिव देखें तो मंत्र में मानता हूँ सर। तंत्र से भी ज्यादा? सर तंत्र तो एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और दूसरा सर, अच्छे तांत्रिक मेरी नजर में तो इतने सालों में कभी आए नहीं सर। ठीक है। मतलब जिसको मैं बोलूँ कि समाज के लिए, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हो, वो नहीं है सर ऐसे तो। ठीक है। है ना। लेकिन मंत्र ऐसा है सर, मंत्र जब हम खुद करते हैं, तो हमारे जो सेवन चक्रास है सर, वो हील होने लगते हैं, वो खुलने लगते हैं। क्योंकि हर मंत्र में एक वाइब्रेशन है जो हमारे को करती है। दूसरा क्या सर, जब हम मंत्र जाप करते हैं, तो हम डायरेक्ट उस एनर्जी से, उस देवता से कनेक्ट हो जाते हैं सर। कनेक्ट। तो जब हम कनेक्ट हो गए, तो सर उसका हमको परिणाम अच्छा, और जो भी मिलना है वो तुरंत मिलता है सर। हालांकि आज के समय में मंत्र जापना मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई 11-21 माला कर ली और कर लिया। कलयुग है तो सर, जो भी हमारे को लिखे हुए पुराणों में, विधानों में, उसका 4 गुना करना पड़ता है, तब जाके फल मिलता है। बट वो क्या है कि हम कर सकते हैं, अगर हम उसको समय ना बांधते हुए हम ये एक रेगुलर प्रैक्टिस करें और बिना किसी स्वार्थ के करें, तो कहीं ना कहीं सर वो मंत्र हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम तो करता है। और यंत्र? यंत्र भी इफेक्टिव होते हैं सर। हमको जल्दी कुछ इफेक्ट चाहिए, तो यंत्र के माध्यम से हम कर सकते हैं सर। शहरी जगहों पर, मतलब स्पेशली अर्बन एरियाज में, एक चीज देखने में आती है कि आप भी, मैंने आपके हाथ में भी देखा, आपने बहुत सारे ब्रासलेट पहने हुए हैं, है ना? ठीक है। तो आजकल ये क्रिस्टल या ब्रासलेट्स का चलन बहुत ज्यादा चल गया है, जो रेमेडीज में भी दिया है। क्या वास्तव में इनका असर होता है? सर ये मतलब क्रिस्टल को तो मैं ऐसा मानता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन है सर। अगर हम ओके। भरोसा करके खाते, तो एक साइकोलॉजिकली हमको लगता है कि हम ठीक हो गए। ओके। लेकिन है इसका ना। असर और धीरे धीरे, आपने जो बोला, होम्योपैथिक मेडिसिन की तरह। हाँ सर, ये धीरे धीरे होता है सर। और होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, देखो सर, पूरा जो सिस्टम है बिलीफ सिस्टम है। हम्म। जैसे ज्यादातर लोग क्या होते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन को बोलते हैं यार ये शक्कर की 6 गोलियां हमारे शरीर को क्या फर्क कर पड़ता है। लेकिन अगर हम वही ये मान के चले कि नहीं, ये 6 गोलियां अगर दिन में 3 बार डॉक्टर ने बोला हम ले रहे हैं टाइम पे, तो हम धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। तो ठीक हो यहाँ रहे हैं। बिलीफ सिस्टम है सर। क्रिस्टल हम जरूर पहनते हैं, अगर हमें मान के चले कि हमने जो पहना है हमारे लिए काम कर रहा है, तो करेगा सर। और ये हम्म। माने कि शो के लिए पहना है, तो वो शो ही है फिर। तो यहाँ मतलब बिलीव एंड फेथ सिस्टम ज्यादा काम करता है। सर हाँ बिल्कुल, इस में तो फिर बिलीव ही करता है। बहुत से लोग नहीं मानते थे, बहुत से लोग कहते हैं क्या है, तो मैं कहता हूँ चलो शो की तरह मान लो। कई लोग हम्म। ब्रेसलेट पहनते, कड़े पहनते, वैसे मान लो। हम्म। पर मैं आज मानता हूँ की सर, इसलिए पहनता आज की तारीख में इंस्टाग्राम पे सैकड़ों रील आती हैं, दुनिया भर की रील आती है, लोग बाग उससे बहुत भ्रमित हो रहे हैं, क्लाइंट्स बहुत भ्रमित हो रहे हैं, हूँ। जी। स्पेशली जब देखते हैं कि है ना, मैं नाम नहीं लूंगा किसका, ही काफी जो फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं कि ग्रीन पेन से यहाँ पर ये लिख लो, यहाँ पर ये नंबर लिख लो, यहाँ पर ये नंबर लिख लो, यहाँ पर ये नंबर लिख लो। क्या उनका इफेक्ट है उन नंबर का? और अगर इतना ही इफेक्ट है, तो वो करोड़पति क्यों नहीं बन गए अब तक? सर देखो, मैं खुद न्यूमरोलॉजी करता हूँ, मेरे हाथ में कहीं कुछ नहीं लिखा।
जी। है ना। तो मैं ये मानता हूँ सर, यहाँ पे भी वही है सर, बिलीफ सिस्टम है। दूसरा सर क्या होता है, जो रील बनाने वाला है वो अपने लाइक्स के लिए और वो अपने फॉलोअर्स के लिए वो कुछ ना कुछ ऐसा सनसनीखेज लाता है कि लोग उसको सुने। अगर मैं आज सीधा सीधा बोलूं तो अगर मैं किसी को ये रेमेडी दूं कि भाई तुम अपने फादर के रोज पैर छू लो या मदर से के पैर छू लो या उससे बात करो, तो बोले ये तो क्या है, इसमें कोई रेमेडी है क्या? हाँ, ये तो तो आम बात है। ये तो आम बात है यार, इसमें क्या, हम त्योहारों पे तो छूते ही है ना। सही बात है। तो मतलब ये वो है, एक सिंपल और सेफ रेमेडी वाली बात है। लेकिन अगर मैं इसको एक सनसनी तरीके से करूं कि भाई तुम ऐसा कर लो और वैसा कर लो और ये कर लो वो कर लो, तो आदमी को एक क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये कुछ नया बोल रहा है, और नया बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा होगा। जैसे सर आपकी रील की बात पे मुझे एक एग्जांपल याद आया। एक मैडम है सर, उनके बहुत पॉडकास्ट आते हैं। वो उन्होंने किसी एक पॉडकास्ट में रेमेडी दी थी कि अगर आपको शुक्र अच्छा करना है तो आप डेली ड्रिंक करो। ट्रेन करना चालू, पता है मुझे। है ना। अब हम्म। आपका नेट कनेक्शन शायद वो हो रहा है। नीरज जी, आपका नेट कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया शायद। सर आपका जी कैमरा, नीरज। हाँ, हाँ, जी वो ब्रेक हो गई थी, जी। आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी पूरी। नहीं नहीं, मैं रुक गया था, आपने बच्चे आपका कैमरा ऑन नहीं था शायद, या आप दिख नहीं रहे थे। चलिए। पता नहीं। हाँ, तो आपने बताया कि उन्होंने तो बोला कि ड्रिंक की रेमेडी कर लो। ड्रिंक की रेमेडी करोगे आप, डेली पियो। हाँ। मतलब आप डेली एक ड्रिंक अपने घर में बैठ के पियो। बेट पियो। तो अब ये ठीक है कि उन्होंने शुक्र को शुक्राचार्य से जोड़ दिया और दैत्यों से ड्रिंक जोड़ दिया, जो भी है। पर हमारे वैदिक में ये माना जाता है कि अगर हम ड्रिंक करते हैं तो हम अपना शनि खराब कर रहे हैं। ठीक है। है ना सर। और शनि जब हमारा डिस्टर्ब होता है तो सर हमारे को क्या होता है, अ, सबसे पहले तो सर हमारा फाइनेंस गड़बड़ होता है। क्योंकि हम्म। ज्यादातर लोग फाइनेंस के लिए राहु पकड़ते हैं या शुक्र पकड़ते हैं। पर मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ कि जितना शनि पैसा देते हैं उतना कोई नहीं देता सर। शनि का जो पैसा है वो जनरेशन टू जनरेशन चलता है सर। मुकेश अंबानी, धीरू पीढ़ी भाई दर पीढ़ी। अंबानी के शनि जो थे बहुत अच्छा था, तो वो जो मतलब इनके अगली 3 4 जनरेशन तक वो पैसा है। सही बात है। तो है ना। और राहु का क्या है सर, ऑल ऑफ सडन पैसा दिया और आप वापस ले भी लिया। झटके नेम से दिया, फेम झटके से रातों लिया। रात स्टार बना दिया और रातों रात वापस भी ले लिया। ठीक है ना सर। तो ये सारी चीजें सर, शुक्र देता है तो लग्जरी देता है सर, ठीक है, आपको गाड़ी घोड़ा बंगला मकान सब देगा। पर कैश हो जेब में जरूरी नहीं है। आपको लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, लिविंग आपकी बहुत अच्छी है, पर आपके पास जेब में 5,000 भी नहीं है। ये जी। शुक्र भी है। तो जी। सर ऐसा अगर अपन अलग अलग उसकी बात करते हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर वो मैडम ऐसी रेमेडी दे रही है तो अपना शनि खराब कर रही है। और जब चूंकि शनि खराब हो रहा है तो एक तो सबसे पहले आपका फाइनेंस खराब होना है। दूसरा, शनि जो है वो न्यायाधीश है, कर्मों के कारक है। जब भी 7.5 आएगी उस बंदे की हेल्थ पे 100% इफेक्ट आएगा। तो ऐसी ऐसी रेमेडी आपने तो सनसनी खेज कर दी। दूसरा, आज अगर कोई ड्रिंक कर रहा है तो वो एक पैक से चालू करके एक पे ही थोड़ी रहेगा। तो हाँ, सही ओवर बात द है, आगे बढ़े। ओवर द टाइम तो उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी ना। तो उसकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होगी, उसका फाइनेंस डिस्टर्ब होगा। तो सोशल लाइफ मतलब डिस्टर्ब होगी। सोशल लाइफ डिस्टर्ब होगी, तो आपने तो उसको एक गलत ट्रैक पे डाल दिया आपकी रेमेडी के चक्कर में। सही बात है। तो सर ऐसे बहुत चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सनसनी खेज लाते हैं। उनका हेडिंग ही होता है, एक बार मंत्र जपिए करोड़पति बनिए, रातों रात हम्म। करोड़पति। अरे भाई, इतना रातों रात करोड़पति होता तो आप देख क्यों रहे हो, आप खुद ही बन जाओ। आप खुद ही बन जाओ, सही बात है। भाई जरूरत ही क्या है, ऐसी रेमेडी होने लगी क्या? क्योंकि सर देखिए, पॉडकास्ट पे या इंस्टा पे या सोशल मीडिया पे कोई क्लेम नहीं है। हम्म। अगर कोई गलत भी कर रहा है तो हम उस पर कोई क्लेम नहीं कर सकते ना, मतलब हम अपनी भड़ास कमेंट में निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। तो ये चीजें बहुत चल रही है सर, और जैसे जैसे इस क्षेत्र में नए नए लोग आएंगे तो ये चीजें बढ़ेगी भी। नीलेश जी, इस क्षेत्र में ना एप्लीकेशन बहुत सारी आ गई हैं, एस्ट्रोसेज, एस्ट्रोटॉक, जी या इस तरह की जो बहुत जी सारे जो आप उसको एप्लीकेशन ही बोलेंगे, या
क्या बोलेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोले आप और इसको, है ना? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब होता क्या है, सपोज आप अगर ऐप टॉक पे हैं और मैं आपके पास आया, तो मुझे 5 मिनट की चैट या 10 मिनट की चैट जो मिली है, तो मैं चाहता हूँ उस 5 मिनट में सब कुछ पूछ लूँ आपसे। उस 20 रुपए के अंदर सब कुछ पूछ लूँ, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, फलाना ढिमका। क्या वो एक नीलेश जी के लिए पॉसिबल है 3 मिनट में सब कुछ बता देना, एक झटके में? सर मैं तो मतलब ये मान के चलिए 5 मिनट में तो मैं न्यूमरोलॉजी से भी नहीं बता सकता। हाँ, मैं वही वैदिक और आपसे कह कुंडली रहा हूँ। तो बहुत बड़ी बात है। फिर तो तो क्या सर माना जाए उसमें कि यहाँ फिर पर ये जो सब लोग बाग है, ये सब भ्रमित कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? सर कहीं ना कहीं तो देखिए गलती है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई नहीं बता सकता सर। अगर मैं आपको एक लोसो ग्रिड भी बनाता हूँ डेट ऑफ बर्थ से भी, तो भी उसमें 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे सर। सारे नंबर्स, ड्राइवर, कंडक्टर को नंबर निकालना है और ये सब करने में 2-3 मिनट लगते हैं। और कुंडली तो मैं मतलब उसपे पढ़ भी नहीं पाऊंगा सर 5 मिनट में, तो मैं क्या क्या प्लेनेट कहाँ बैठे हैं। तो ये सारी चीजें सर, इसलिए मेरे को एक्चुअली मुझे भी 2-3 ऐसे प्लेटफॉर्म से बुलाया गया था। और मैंने उनसे वही कहा था, बोले आप मतलब 1-2 बार मैंने चालू किया था काम भी, तो उन्होंने मुझसे यही शिकायत थी कि सर आप टाइम बहुत लेते हो, स्लो बताते हो। तो मैंने कहा भाई, जब तक मैं पढ़ूंगा ही नहीं, जब तक मैं देखूंगा नहीं, तब तक मैं कैसे बता दूं। तो बोले हमारे पास तो कई पंडित जी ऐसे हैं कि बस नाम सुना, डेट ऑफ बर्थ सुनी और वो बताना चालू कर देते। मैंने कहा सर माफी चाहूंगा, मैं नहीं हूँ, और फिर मैंने बात छोड़ दिया। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं भैया, है ना, ऐसा पंडित जी नहीं हूँ कि केवल नाम से और डेट ऑफ बर्थ से ही पूरा भविष्य बता दूं। मैंने कहा जब तक मैं पढ़ूंगा नहीं, जब तक मैं उस चीज को काम नहीं करूंगा, तब तक कैसे बताए। तो सर तो ये मुझे है अब। मुझे जी लगता है कि ये लोग अपनी रेटिंग के चक्कर में या केवल अपने वही फॉलोअर्स बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोल देते हैं और क्लाइंट को भ्रमित कर रहे हैं मैक्सिमम। सर, क्लाइंट भी इनके पास वैसे ही आते हैं। हाँ, क्लाइंट भी वैसे ही आते हैं। ये बात भी सही है। सर 90% जो क्लाइंट आते हैं ना सर, वो केवल उनका एक ही क्वेश्चन होता है, रिलेशनशिप इशू। हाँ, उसने उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, कब खोलेगी, कब खोलेगा? बस बस वही है सर। है ना, ये यही है बस। सारे वही आते हैं, तो उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको केवल एक पॉजिटिव वो चाहिए कि नहीं नहीं आपका हो जाएगा, सब हो जाएगा, बस यही चाहिए। वो इतना ही सुनना चाहते हैं। बात बात करेगी, बात नहीं करेगा, बस इतना सा सवाल बस है। बस वो सर 90% वही है। मैंने मतलब ये करीब काम किया था इन लोगों के साथ 15 15 दिन, क्या बल्कि 25-30 दिन करीब काम किया था। तो मेरे पास क्वेश्चन ही वही आते थे सारे, मतलब 90% क्वेश्चन रिलेशनशिप। अरे मेरा हम्म। ब्रेकअप हो गया, नया कब मिलेगा, दूसरा कब मिलेगा, या वो आएगा नहीं है, मतलब क्वेश्चन ही वही थे सर। कैरियर का कोई मतलब ही नहीं, बाकी चीजों का मतलब ही नहीं करियर कुछ। से कोई मतलब नहीं था, जॉब कर रहे हैं और ब्रेकअप हो गया तो कोई नया मतलब सेटलमेंट होगा, या वही आएगा, या क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो चला गया मैं उसको कैसे ला सकती हूँ, मैं उसके लिए क्या तंत्र करा सकती हूँ। मतलब ये सारी चीजें तो आदमी आज की डेट में सर, आधे से ज्यादा लोग तो स्वयं भू परेशान है सर, इन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। मतलब अगर रिलेशनशिप और इन चीजों को अलग कर दिया जाए, तो शायद क्वेश्चन ही बहुत कम बचेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लास्ट के केवल 3 क्वेश्चन मेरे आपसे। पहला क्वेश्चन ये जी है सर। कि इस पर्टिकुलर लाइन में क्या लेडीज ज्यादा सक्सेसफुल है या जेंट्स ज्यादा सक्सेसफुल है? कोई ऐसा रेशियो है इसका? क्योंकि सर अक्सर मैं देखा गया, इसमें कुछ मॉडलिटीज पे जो मैंने देखा कि जैसे टैरो पे अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम बिल्कुल आपको मैं, लेडीज हाँ मिलेगी, है ना? मैं वही बता रहा था जी सर। इसमें बताइए। सर मैंने भी ये महसूस किया है सर, इसमें जो टेरो कार्ड वाला पार्ट है, जी उसमें तो मैक्सिमम लेडीज ही है सर। जी जी ठीक है। और वैदिक में लेडीज बहुत कम है सर, क्योंकि वो बहुत मेहनत मांगता जी। है ना। और बाकी इसमें न्यूमरोलॉजी में भी आजकल आ रही है लेडीज। ठीक है। तो धीरे धीरे सर आजकल क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि भाई उनका भी बराबर का दर्जा हो, 50%, 33% सब जगह हो, तो वो उस हिसाब से सभी आ रहे हैं इसमें भी। लेकिन बात वही आती है कि सर इसमें आना, शुरुआत करना बहुत आसान है। आपका कितना अनुभव है, आपकी कितनी स्टडी है सर, सब कुछ उस पर निर्भर है सर। हम्म। तो जितना आपने पढ़ा है, मैं आज भी सर रोज पढ़ता हूँ। आज भी मैं कोशिश करता हूँ 1 पेज 2 पेज कुछ ना कुछ बुक्स में पढ़ने की कोशिश करता हूँ, और अगर पढ़ने का नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ लिखता हूँ। क्योंकि
ये ऐसी विधा है सर, इसका कोई और छोर नहीं है सर। मेरे हिसाब से तो सर एक क्या बल्कि 7 जन्म कम है इसको समझने के लिए। इतना वास्ट है सर, इतना बड़ा समुद्र है ये। और इसीलिए इसको सामुद्रिक शास्त्र भी बोलते हैं सर। बोलते हैं, सही बात। तो एक जन्म तो बहुत कम है सर इसको समझने में। और लोग ये कहते हैं कि सर हम तो 15-15 दिन में परफेक्ट हो गए, सब चीजें आती है हमको, एक्सपर्ट हो गए, सही बात। एक्सपर्ट हो गए सर। ज्यादातर लोग, मैं तो सुनता भी हूँ, मैं पढ़ाता भी हूँ सर, जब मैं क्लास लेके करता हूँ तो वो देखने लगते हैं। मतलब मैं 22-24 दिन की न्यूमरोलॉजी की क्लास लेता हूँ, उसके बाद वो फिर बिल्कुल एकदम ज्ञानी हो जाते हैं। तो मैं उनसे वही बोलता हूँ कि भाई आप प्रैक्टिस करो, और कभी अपने आप को 100% मत मानो कि मुझे सब आता है। भाई आप सीखने की गुंजाइश हमेशा रहेगी, तो आप आगे बढ़ोगे। सही बात है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन मेरा ये था आपसे कि चार वर्णों का निर्माण हुआ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चारों को अपने अपने कर्म दिए गए कि ब्राह्मण का ये कर्म है, क्षत्रिय का ये कर्म है, वैश्य का ये कर्म है और शूद्र का ये कर्म है। लेकिन आज की जी तारीख में अगर हम स्पेशली, जब हम पहले, जब जैसे भी हम बात कर रहे थे पंडित, कि पंडित का मतलब ब्राह्मण है ना, जी पंडित का, हम किसी मंदिर के पंडित को भी ब्राह्मण मानते हैं, या हम ज्योतिष को भी जी ब्राह्मण मानते हैं कि ब्राह्मण देव है ना। लेकिन आज हम देखते हैं कि इस विद्या, इन विद्याओं में, सारी विद्याओं में हर कास्ट आ रही है ना। चाहे जैसे आज आप अग्रवाल हैं, वैश्य उससे आते हैं, संप्रदाय से, या वो सिंधी हो, जी पंजाबी हो, एक्स वाई जेड सभी। तो क्या सब आ रहा है। आपको लगता है कि ये जो ब्राह्मण, ये जो कैटेगराइजेशन था, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र शूद्र, वो सही था, या ये जो सब आ रहे हैं मिक्सअप, इसका कोई फर्क पड़ रहा है? सर मतलब मेरे हिसाब से एक्चुअली क्या होता है कि जैसे का जब हमने 4 वर्ण में बांटा, जी। तो उस समय तो ये था कि भाई जिस जिस वर्ण में, जिस घर में जिस संतान का जन्म हुआ, वो उसके हिसाब से वो होते काम थे, करेगी। लेकिन काम करेंगे। लेकिन क्या सर, ओवर द पीरियड जब धीरे धीरे चीजें बढ़ने लगी, तो वो कर्मों के हिसाब से उनकी चीजें हो गई सर। आज एक ब्राह्मण का बच्चा है, लेकिन वो, उसको कुछ नहीं आता सर। वो सारी हम्म। वो बुरी आदतें उसके अंदर, तो वो पंडित होके भी उसको पांडित्य नहीं है सर। है ना, तो वो कर्मों के हिसाब से जो काम कर रहा है सर, उसके लिए वो क्षेत्र ओपन है सर। तो मतलब जन्म, आज पहले जो जन्म के अकॉर्डिंग था, वो अब कर्मों के अकॉर्डिंग हो गया। अब कर्मों का अकॉर्डिंग है सर, क्योंकि जैसे क्या होता है, आज मैंने देखा भाई, मैं मंदिर जाता हूँ तो वही पंडित जी ने पूजा पाठ की दुकान भी खोल रखी है, हम्म। जिसमें उनकी वाइफ और उनका बच्चा बैठता हम्म। है ना। तो मतलब आप वही से ले लो, वही चढ़ा दो। तो अब उनका तो मतलब ड्यूल कर्म हो गया। ब्राह्मण तो हम्म। थे ही, वैसे भी क्रम में आ गए, वही वो दुकान वैश्य खोल के कर्म, बैठे हैं, सही बात है है। ना। और कभी साफ सफाई की बात आती है तो वो पंडित जी झाड़ू और पोछा भी लगाते हैं मंदिर में, तो शूद्र का कर्म भी हो गया। जो काम भी हो, बिल्कुल सही बात है। तो आज की डेट में जो कर्म है सर, वो उनके कामों के हिसाब से डिवाइडेड है सर। ठीक है। जो नए बच्चे इसमें आ रहे हैं, कोई भी हो, या जो भी एक चीज है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली? आपकी वॉइस नहीं आ रही है मुझे। इसमें भी आप समय दो, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हो, जब तक आप समय नहीं दोगे तब तक आप परफेक्ट नहीं हो पाओगे। 15 दिन का आपने क्रैश कोर्स करा और फिर आप रील्स बना रहे हो, या फिर आप अपने आप को आ, मतलब अपनी सिटी का टॉप एस्ट्रोलॉजर मानने लगे हो, तो वो गलत है। आप उसको समय दीजिए, अध्ययन कीजिए, आप उसको अच्छे से पढ़िए, और फिर आप, बिल्कुल आपका अधिकार है कि आप उस पर अच्छे से काम करें सर। मतलब शॉर्टकट नहीं है सर, लाइफ में कुछ भी करना है वो हार्ड वर्क और मेहनत से ही होगा सर। एक लास्ट चीज की एक बाढ़ चल पड़ी है, वो बाढ़ है ज्योतिष सम्मेलनों की। जी कि आप एक दिन में आइए, दिन भर कुछ भाषण सुनिए, शाम को स्टेज पे जाइए, सर्टिफिकेट लीजिए, मेडल लीजिए, जो भी आपको मिलना है वो लीजिए, ट्रॉफी लीजिए, और उस पे आप डॉक्टर भी बन जाइए, और जो भी आपको उपाधि चाहिए वो सारी उपाधि लेके घर जाइए, जिसका एक पर्टिकुलर एनर्जी एक्सचेंज है। ठीक है। जी अब आपको कुछ नहीं आता तो भी आपने वो एनर्जी एक्सचेंज दे दिया, तो भी शाम को आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो भी मेडल मिल गया, सब कुछ मिल गया, और आपने अपने ड्राइंग रूम में सजा लिया, और अपने फेसबुक, इंस्टा पे आपने उसको पोस्ट कर दिया कि आप भोपाल के सबसे बेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट, कुछ भी है। चाहे आपको कुछ आता है नहीं आता, नो बडी नोस, है ना। लेकिन आप वो देख, क्या ये सही है परंपरा?
तो देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो संस्था या जो व्यक्ति ये सर्टिफिकेट बांट रहा है, क्या वो ऑथराइज्ड है? वो खुद हाँ। ही ऑथराइज नहीं है। आज भाई हम डॉक्टरेट अगर किसी को बांट रहे हैं या आचार्य बांट रहे हैं, तो वो उसके लिए भी सर एक लीगल एंटिटी होनी चाहिए। कोई हम्म। विश्वविद्यालय हो, कोई गुरुकुल हो, वो बांट सकता है ना। तो ऐसा थोड़ी रास्ते चलते कोई भी। अभी अब मैंने एक संस्था बनाई और बांट दिया कि भाई आज से मैंने पैसे लिए 20,000 25,000 और मैंने डॉक्टरेट की उपाधि दे दी कि आज से आप डॉक्टर बन गए। जी। तो ये तो मतलब लीगली भी गलती है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन सर वही है कि अभी हमारे पास इसका बहुत ज्यादा ऐसा लीगलाइज फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है कि अ, अब वो सर, और दूसरी बात ये भी होती है कि हर क्षेत्र में 5-10% खराब लोग होते हैं सर। आज हम मेडिकल में भी जाते हैं तो ऐसे बहुत से सर झोला छाप डॉक्टर होते हैं, कोई डिग्री नहीं है, डॉक्टर बन के कुछ भी नहीं है, काम सही कर बात। रहे हैं। 4 तरह की गोलियां रखते हैं, 4 अलग अलग कलर की, वो सबको वही दे देते हैं कि भाई लग गई तो ठीक है, नहीं तो फिर ऊपर तो जा ही रहा है। तो सही बात। वैसे सर यहाँ पे भी है सर, यहाँ पे भी जितना ज्यादा सर ये आगे बढ़ेगा, उतना ज्यादा सर ये मॉडर्नाइज होता जाएगा, उतनी ज्यादा इसमें भी गलतियां, कुरीतियां, विसंगतियां ये सब जुड़ती जाएगी सर। तो यहाँ पे भी यही आ रहा है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल, आजकल तो सर एक और वो चल रहा है इसी में कि कोई फिल्म स्टार बुलाया जाता है, उसके हाथों अवार्ड दिया जाता जबकि देखा है जाए ना। तो इस और सम्मेलन में फिल्म स्टार का कोई इम्पोर्टेंस रोल ही नहीं है। हाँ, वो जो भाई आपको जो सम्मान दे रहा है वो इस विधा का जानकारी नहीं है, वो खुद हाथ जी। दिखा रहा है बेचारा। सही बात है। उसके अभी खुद के दिनमान खराब चल रहे हैं। हाँ, वो खुद होता है सर। अभी मतलब 2 साल पहले वृंदावन में था मैं, तो वो एक वहाँ के लोकल एमएलए थे, वो उन्होंने दिया था अवार्ड। जी। और बस जब बाहर निकले तो उन्होंने मुझे पकड़ लिया, बोले आप मेरा हाथ देखो। तो मैंने कहा आपको क्या है, तो बोले नहीं नहीं आप हाथ देख के बताओ सर। और मेरे बड़े स्पेसिफिक 2-3 क्वेश्चन है ये वो। तो बस उनका एक क्वेश्चन था कि भाई मैं इस बार मुझे सीट मिले, मतलब टिकट मिलेगा कि नहीं। बीजेपी के थे वो। मैंने कहा सर आपको नहीं मिलेगा इस बार। तो बोले आपने बिल्कुल ऐसा क्लियर बोल दिया, उनका जो पीए था वो बोलता है, बोले आपने बिल्कुल उनको साफ मना कर दिया। मैंने कहा भाई जो मुझे हाथ में दिखा मैंने वो बोला, है ना। बोले लेकिन आज तक इन्होंने जिसको भी देखा सबने ये कहा कि सर आपको तो मिलेगा। तो मैंने कहा जब डिक्लेयर होगा तब बात कर लेना, मेरा नंबर ले लो कि भाई या तो मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन नहीं मिला इस बार उनको। तो हम्म। मैंने कहा भाई मैंने तो वही रीड किया जो मेरे को दिखा सामने, ठीक है, सही बात है। है ना। तो सर ऐसा भी होता है। अब इसमें क्या होता है कि सर कॉमर्शलाइज होना और ये सब चीजें जब तक देखिए सर नए नए लोग आएंगे और जब तक लोग पैसा खर्च करेंगे तब तक कॉमर्शलाइजेशन चलता रहेगा। और चलता ये रहेगा। हर फील्ड में सर 5-10% होता ही है। इसको मतलब रोकना नामुमकिन है सर, रोक नहीं सकते। हम एक वो कर सकते हैं कि भाई हम ऐसे किसी फंक्शन अवार्ड लेने ना जाए जो बहुत जस्टिफाइड नहीं हो। हम्म। अब बहुत सारी जगह तो सर जैसे हमको इसलिए भी जाना पड़ता है कि हमारे उनसे एक टर्म्स है, तो वहां जाना पड़ता है, मजबूरी है। बट आजकल जैसे इस साल मैंने 2026 में ये सोच रखा था कि मैं बहुत ज्यादा कॉमर्शियल एक्टिविटी वाले प्रोग्राम्स में नहीं जाऊंगा। तो मैं अभी गया भी नहीं सर अभी। मतलब ये 6 महीने में मुश्किल से मैंने एक आधी प्रोग्राम किया है, तो मैंने कहा अपने उसी में जाऊंगा जहाँ एक टर्म से या जहाँ ऐसा लगता है नहीं आ जाना चाहिए। तो ऐसा ऐसा। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, आपने बहुत समय दिया मुझे। और थैंक यू आप सर, आप काफी बहुत चीजें बहुत। आपने बताई, न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, हस्तरेखा, पामस्ट्री, फेस रीडिंग, काफी कुछ जो है जानकारी दी। और मुझे उम्मीद है कि जो भी इसको देख रहे हैं या देखेंगे उनको काफी कुछ नॉलेज मिलेगी, और वो आपसे कंसल्ट करेंगे आगे आके कि जो भी आप उनको सही गाइडलाइन दें। और सबसे अच्छी आपके व्यक्तित्व की चीज ये है कि आपने कुछ सटीक बोला, कहीं भी घुमा फिरा के बातों को तोड़ मोड़ के नहीं बोला। वो एक सबसे अच्छा लगा। तो थैंक यू वेरी मच आपका इतना टाइम देने के थैंक लिए। यू सर, थैंक यू, आपने मुझे इस काबिल समझा, मुझे मौका दिया बोलने का। और सबसे बड़ी बात सर, आज इस बहाने आपसे 2 घंटे से बात हो गई, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए जी, नमस्कार, आप फिर जल्दी नमस्कार मुलाकात सर, करेंगे। नमस्कार।